हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग सब? शायद आप सब लोग अब बिजी हो गए पढ़ने में, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। आज 7 तारीख तो हो ही चुके हैं, 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। टेंशन आप लोग को बहुत ज़ोर तोर से होगा, है ना? क्योंकि देखिए, आपका एसएसटी साइंस और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस तो थोड़ा आ ही गया होगा, क्योंकि आप हम मेरे वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब्जेक्ट में और किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन मैंने भी जो है आपके साथ एक क्या बोलूँ मैं, एक नाइंसाफ़ी किया है कि जो सब्जेक्ट आपको आता नहीं है उसी को मैं लास्ट में कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली मैं ये लास्ट में मैथमेटिक्स लास्ट में करने का रीज़न ये है कि अगर अभी आप देखते हो ठीक एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, तो आपको शायद चीज़ें याद रहेगा। यही सोच के मैंने जो है मैथमेटिक्स का लेक्चर सबसे अंत में रखा है। और ये ही एकमात्र लेक्चर है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा होगा जिसमें मेरे 3 लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है? जिसमें टोटल लगभग 120 से 125 क्वेश्चन जो है मैथ्स में हैं, लेकिन मैं हर एक पार्ट में इन एंड अराउंड 40 से 50 क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है? तो जनरली क्या होगा, अगर एक ही बार में मैं 122 क्वेश्चन करवा दूं आपको, तो ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आप लोग को आदत नहीं है फोन के सामने 3-3 घंटे बैठने का, तो बस वही सोच के मैंने क्या कर दिया है, मेरे जो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैंने पार्ट कर दिया है। 3 पार्ट पे जो है मैं आपको अपलोड करने वाला हूं। और आपको हर एक वीडियो, ठीक है, मैथ्स के हर एक वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। और आपको जो है स्पीड भी नहीं बढ़ाना है, स्किप भी नहीं करना है बीच में। आपको पूरा पूरा जो है ध्यान देना है हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व तो करूंगा ही, और इसके आसपास आजू बाजू रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आप बीच में स्किप मत करिएगा या फिर स्पीड मत बढ़ा दीजिएगा, 2x में मत देखिएगा, ठीक है? क्योंकि बड़े बच्चे ये चीज़ करते हैं तो समझ में आता है, आप लोग अगर ये चीज़ करोगे तो शायद आप बीच में कुछ छूट जाएगा। और ऐसे भी मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया है जो मुझे लगता है ये साल इस बार जरूर आने वाला है, क्योंकि पहले कभी ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं हैं, तो शायद इस बार ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं ये बताऊंगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, कि मुझे क्या लगता है कि मैथ्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है करके, ठीक है? देखते हैं, अभी शुरू करते हैं। बहुत जो है क्वेश्चंस करना है हमें। आप लोग को पहले मैं बता रहा हूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको आपके सामने एक नोटबुक रखना है, क्योंकि आपको भी मेरे साथ करना है, एक एक करके मेरे साथ आपको करना है। ओके, तो आपके सामने नोटबुक, पेन, स्टेशनरी आइटम्स जितने भी हैं होने चाहिए, ठीक है? तभी आप मेरा शुरू करिए। क्लियर? तभी हमारा वीडियो जो है हम शुरू करेंगे। तो आप लोग सब ले आए, अपना नोटबुक है आपके पास, पेन है, हाँ, पेंसिल है, इरेजर्स हैं, ज्योमेट्री बॉक्स हैं, सब हैं। क्लियर? तो अभी शुरू करते हैं, ठीक है? पहला लेक्चर मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या है? ज्योमेट्री के ऊपर है। अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स। अगर जनरली अगर मैं बात करूं लाइन का, तो अभी पर्टिकुलरली आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 3 चीज होते हैं। मैंने आगे डिस्कस किया है, मैं अभी फिर से बता देता हूं। एक ये वाला होता है, ठीक है? एक इस तरीके से होता है, और एक इस तरीके से होता है, ठीक है? ये 3 चीज होते हैं। आपको पता है ये 3 चीज के बारे में? तो इसमें मुझे बताइएगा लाइन कौन सा है, और अगर लाइन ये चीज है तो बाकी 2 क्या है? हमेशा से याद बताइएगा, ठीक है? ये तीनों में से, हाँ, जो पहला वाला है इसको हम लाइन नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? रेज, ठीक है? क्या बोलते हैं हम? रेज। दूसरा ये चीज जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेगमेंट। और ये वाला चीज को हम बोलते हैं क्या?
लाइन, ठीक है, ये वाला चीज को हम बोलते हैं क्या, लाइन। कहने का मतलब ये है, कैसे बताए मैंने, कैसे जो है ये चीज के बारे में आपको बोला। ये एरो मार्क का क्या मतलब है, एरो मार्क का मतलब है कि ये कहीं पर भी जो है एंड नहीं हो रहा है, एक जगह से तो आ रहा है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट से आया और कहां पर खत्म हुआ मुझे नहीं पता। मान लीजिए सन रेस, ठीक है, हम लोग बात करते हैं सन रेस का, हमें ये पता है कि ये रेज आ तो रहा है कहां से, सन से, लेकिन कहां पर खत्म हो रहा है क्या मुझे पता है क्या, नहीं, मुझे नहीं पता कि सन रेस कहां पर खत्म हो रहा है। बेशक मुझे यह पता है कि ये आ कहां से रहा है, सन से आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये रेस के क्या होते हैं, एक एंड पॉइंट होता है, बाकी दूसरा जो एंड पॉइंट है हमें पता ही नहीं है, एक ही एंड पॉइंट होता है, आता कहां से है ये हमें पता है, तो ये तो बस शुरुआत पता है, लेकिन अंत मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने एरो मार्क दिया हुआ है। कहां से आया हमें पता है, लेकिन कहां खत्म हो रहा है हमें नहीं पता। तो आया सन से, लेकिन खत्म कहां हुआ मुझे नहीं पता, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, रेस। सेगमेंट क्या होता है, वो एक लाइन का पार्ट होता है, ठीक है, लाइन का पार्ट होता है। मान लीजिए सेगमेंट बताने से पहले मैं लाइन बताता हूं आपको, क्योंकि लाइन जनरली क्या होता है, कहां से आता है कहां खत्म होता है हमें पता है क्या, नहीं। आप जो बोलते हैं ना, टीचर्स बोलते हैं ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन, जनरली आप ड्रॉ अ लाइन जब करते हो ऐसे कर देते हो, ठीक है, लेकिन आप ये लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हो, आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, सेगमेंट। लाइन ड्रॉ करने से आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, एक एरो मार्क देना पड़ता है, क्योंकि लाइन कहां से आता है कहां खत्म होता है हमें नहीं पता होता है। लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन हाँ लाइन में जनरली अगर मैं ये वाला दो जो है पॉइंट कर देता हूं, देखिए 2 पॉइंट अगर मैं फिक्स कर दिया, मान लो ये एक पॉइंट फिक्स कर दिया और ये एक पॉइंट फिक्स कर दिया, तो फिर मैंने लाइन से ये पॉइंट के हिसाब से ये वाला पार्ट जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो जब ये वाला पार्ट मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा तब फिर उसका नाम बन जाएगा क्या, सेगमेंट, तब उसका नाम बन जाएगा क्या, सेगमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो मेरा कहने का मतलब, अगर रेस का बात करें तो उसके एक एंड पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, एक एंड पॉइंट होते हैं। अगर सेगमेंट का बात करें तो हमें दोनों एंड पॉइंट पता होता है, सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट्स पता होता है, लेकिन लाइन के बारे में पता करें, लाइन के बारे में हम जाने तो लाइन के कोई पॉइंट्स होते ही नहीं है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, कहां से आया कहां खत्म हुआ हमें पता ही नहीं है। तो अगर इसका आंसर हम देखें तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ठीक है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। क्लियर है, हाँ, ये 3 चीज जरूर याद रखिएगा, रे क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है और लाइन क्या होता है, ये तीनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, आगे भी सवाल है इस पे। ओके, तो हम झट से खत्म कर देंगे आगे वाला सवाल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि रे क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है और लाइन क्या होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन, एन एंगल ऑफ 89 डिग्री इज डैश एंगल, ठीक है, देखो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये क्वेश्चन है क्या, लेकिन अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं, ठीक है, डिटेल में बताऊं तो मान लीजिए आपके एंगल्स बहुत प्रकार के होते हैं। सपोज ये मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने एक एंगल बनाया, ये तो ऑब्वियसली आपको लग रहा है 90 डिग्री से कम ही होगा। ये मान लीजिए मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा क्या है, 90 डिग्री, क्लियर। और फिर मैंने एक और एंगल बनाया ऐसे, मान लीजिए 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये जो है मान लीजिए 60 डिग्री है। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का जो है नाम अलग अलग है। यहां पर मान लीजिए मैंने ये जो है मीटिंग पॉइंट ओ दिया हुआ है और ये मान लीजिए ए बी दिया हुआ है, ठीक है, नाम नहीं देने से भी चलेगा, मैं दे दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 60 डिग्री है, तो हमेशा से आपको याद रखना है जब भी हमारा डिग्री का वैल्यू, ठीक है, डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, 0 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तब फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल,
ठीक है, छोटा छोटा ना, जनरली बेबीज भी जब छोटे रहते हैं तो क्यूट बोलते हैं ना, तो वही एंगल भी यहाँ पर बहुत छोटा है, इसीलिए इसका नाम है एक्यूट एंगल। ओके, अगर यहां पर हम बात करें तो डिग्री अप्रोक्सीमेटली तो नहीं बोलेंगे, कंप्लीटली, ठीक है, डिग्री जो है 90 डिग्री है, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा, परफेक्टली यहां पर जो डिग्री है वो क्या है 90 डिग्री, मतलब इसका नाम फिर हो जाता है क्या, राइट एंगल। ठीक है, क्या हो जाता है, राइट एंगल। और मान लीजिए अगर आपका डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज्यादा हो। क्या बोल रहा हूं मैं, एक और बार, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तब फिर मैं उसको क्या बोलता हूं, तब उसका नाम चेंज होके क्या बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या, तो मैं एक और बार आपको बोल रहा हूं, ये चीज क्या है, जो डिग्री 90 से कम होता है और 0 डिग्री से ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो डिग्री आपके परफेक्टली 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। और जो 180 डिग्री से कम होता है और 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से अगर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है और पूरा 180 जो पूरा फ्लैट चीज है, ठीक है, 180 डिग्री से थोड़ा कम होने से भी, या फिर 180 से कम होना है बस, ओके, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पर क्वेश्चन पे आइए फिर से, हमें क्या दिया हुआ है 89 डिग्री, क्या वो 90 डिग्री से कम है, जी सर 90 डिग्री से कम है। क्या वो 0 डिग्री से ज्यादा है, जी सर 0 डिग्री से ज्यादा है। तो फिर वो क्या बनेगा, क्या होगा, एक्यूट एंगल। क्या होगा, एक्यूट एंगल। ओके, तो यहां पर आपको यही चीज है, देखिए जो भी सवाल मैं यहां पर दे रहा हूं आपको, ये सवाल जो है प्रैक्टिस करके जाना तो है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आप जानिए। ऐसा नहीं है कि जो सवाल मैं दिया हूं वही सवाल डिट्टो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, वैसा नहीं है, ठीक है, उसके रिलेटेड जरूर आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आप रट के जाएंगे तो नहीं होगा, मैथ्स कभी भी आप रट के जाओगे तो यहां एग्जाम में नर्वसनेस के कारण आप भूल जाओगे, या फिर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो वहां पर क्वेश्चन जाके सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर गलती से यहां 89 की जगह 189 दे दिया तो फिर आप क्या करोगे, तब फिर आप क्या करोगे, जब आपको एंगल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। तो इसीलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन के साथ साथ। तो आप जरूर से ये सारे कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, पर्सनली भी आप जो है मुझे पूछ सकते हैं, राइट। बहुतों को मेरा नंबर भी पता होगा तो आप फोन में भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास नंबर्स नहीं हैं, आप कहीं और से देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं जो भी डाउट है आपका, ठीक है, बट ट्राई टू क्लियर इट बाय नाउ इटसेल्फ, क्लियर। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन, एन एंगल ऑफ 95 डिग्री इज डैश एंगल। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, अभी अभी पढ़ा है, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, क्लियर। अब आपको ये सवाल आएगा कि सर ठीक है आपने 180 तक तो बता दिया, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे जो पूरा कंप्लीटली 180 डिग्री होगा। आपने ये तो बोला कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब उनको क्या बोलेंगे जो परफेक्टली 180 डिग्री हो, परफेक्टली 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। तो कंप्लीटली 180 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जी उसका भी नाम है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब फिर आपको एक और सवाल आएगा, क्या बोलोगे कि सर ऐसे जो है 180 डिग्री से भी ज्यादा अगर हुआ तो, मान लीजिए ये एक एंगल बना आपका जहां पर 180 डिग्री से ज्यादा है, मान लीजिए ये मैंने आपको दे दिया कितना 270 डिग्री, ठीक है, मान लीजिए 270 डिग्री दे दिया, ठीक है, ओके, ये जो है आपका एंगल है।
मान लीजिए ये आपका एंगल है, 270 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा है, जो आपका डिग्री है वो 180 डिग्री से ज्यादा है, और 360 से कम। किससे? 360 डिग्री से कम है। यहां पर आपके डिग्री 180 डिग्री से तो ज्यादा है, जो पर्टिकुलर डिग्री आपको दिया गया है वो 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, तब फिर उसका नाम क्या होता है? तब फिर उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको ये समझना है कि कौन सा एंगल होगा, ये समझ में आ रहा है आपको? अभी मैंने आपको फिर और 2 एंगल का नाम बताया, पहले स्लाइड में मैंने 3 बताया था आपको, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहां पर मैं आपको और 3 बताऊंगा, ठीक है। पहला वाला मैंने क्या बोला? जो परफेक्टली 180 हो, ठीक है, परफेक्टली 180 हो, ठीक है। तो परफेक्टली 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, ठीक है। जो आपका डिग्री दिया होगा, डी मान लीजिए आपको दिया है डी, ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए 270, मैंने आपको 270 दिया ना, तो ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो वो एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। जी, और एक लास्ट आप सर बताने वाले हो, क्या? अगर मान लीजिए यही आपका लाइन है और यही लाइन के ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया है, ये आपका लाइन है और इसी के ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया है, और मान लीजिए मैंने आपको ये पूछा कि ये कितना डिग्री है, तो ये तो कंप्लीट है ना, ये तो पूरा 360 डिग्री है, परफेक्ट 360 डिग्री, परफेक्ट 360 डिग्री। तब फिर उसका नाम क्या होगा? ये बेचारा पूरा कंप्लीट है, इसीलिए उसका नाम क्या बन गया? क्या बन गया? कंप्लीट एंगल। क्या बन गया? कंप्लीट एंगल। तो यहां पर हमने एंगल का चार्ट पढ़ लिया, 6 एंगल। जो 90 डिग्री से कम, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जो सिर्फ परफेक्टली 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जो 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो परफेक्टली 180 डिग्री हो, हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। जो 360 से कम, 180 डिग्री से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स एंगल। और जो परफेक्टली 360 डिग्री ही हो, उसको हम बोलते हैं क्या? कंप्लीट एंगल। वो पूरी तरीके से परफेक्ट है, ठीक है। ये एंगल जो है पूरी तरीके से परफेक्ट है, ना कि आप। ओके, आप मैथ्स में परफेक्ट नहीं हो, आपको सीखना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं आप सीखिए, ठीक है। वो बेशक एंगल परफेक्ट है, 360 है, लेकिन आप अपना 360 डिग्री में दिमाग नहीं लगाते हो, ठीक है। इसीलिए आप जरूर से जो भी मैं बता रहा हूं उसको नोट करिए, उसको बाद में पढ़िए, ठीक है। तभी आपका मैथ्स नहीं होता है। जस्ट बिकॉज आप नोट्स नहीं बनाते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको बनाना है। आप कंप्लीट नहीं हो, एंगल बेशक कंप्लीट है लेकिन आप कंप्लीट नहीं हो। क्लियर? तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑब्ट्यूज। आपको ये 3 समझ में आया क्या है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A line segment has dash end points। मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया कि जिसके एक एंड पॉइंट होते हैं, जिसके एक एंड पॉइंट होते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? रे। जिनके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स, या आप जो है दोनों एंड पॉइंट्स बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्योंकि मैंने बोला सेगमेंट क्या है? एक पार्ट ऑफ लाइन है, ठीक है, एक पार्ट ऑफ लाइन। और मान लीजिए लाइन जो है जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, कहां से आता है कहां को खत्म होता है हमें पता ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? लाइन। तो यहां पर हमने तो बता दिया कि लाइन हैज नो एंड्स, लेकिन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। हमें पता होता है कि सेगमेंट का स्टार्टिंग क्या है और सेगमेंट का एंडिंग क्या है, ठीक है। कभी कभी आपको टीचर बोलते हैं क्लास में कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब मुझे पता है कि लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है। आप स्केल से जो है ऐसे नाप के लिख देते हो ना 5 cm करके, और इसको नाम दे देते हो A और फिर इसको नाम दे देते हो B। इसका मतलब क्या है? वो A से स्टार्ट हुआ और B में खत्म हुआ, ठीक है। A में स्टार्ट हुआ और B में खत्म हुआ। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स
होते हैं, ठीक है, दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट, अ रे हैज डैश एंड पॉइंट्स, ठीक है, मैंने यहां पर देखो फिर से डायग्राम भी बनाया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ये तीनों में से अगर मैं आपको पूछ लूं तो पहला वाला क्या होगा, रे होगा। पहला वाला क्या होगा, रे होगा। दूसरा वाला क्या होगा, सेगमेंट होगा, ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, सेगमेंट होगा। और तीसरा वाला क्या होगा, लाइन होगा। तो लाइन में कितने एंड पॉइंट्स हैं, कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। सेगमेंट में दोनों में एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और रे में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, अ रे हैज वन एंड पॉइंट्स, ठीक है, अ रे हैज वन एंड पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू वन पॉइंट, एक ही पॉइंट से, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ऐसे दिया, एक पॉइंट से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हाथ दुख जाएंगे लेकिन लाइन ड्रॉ करना खत्म नहीं होगा। कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाइन, ठीक है, बहुत सारे लाइन जो हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं। हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू वन पॉइंट, हो सकते हैं कि नहीं। कितने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, मेनी। कितने लाइन, मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन, ओके, मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको यहां दो पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, मान लीजिए आपको मैंने दो पॉइंट्स दे दिया, एक ए और दूसरा बी। तो आप ए और बी से जनरली क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कितना लाइन, एक ही लाइन। अभी सर आप लोगों को जो है सवाल आता होगा, ठीक है, आपके मन में डाउट्स आते होंगे कि नहीं सर हम ए से एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ए से हम ऐसे भी एक ड्रॉ कर सकते हैं, बी से हम ऐसे भी एक ड्रॉ कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में जनरली क्या है, ये नहीं बोला है कि आपको ए से आप इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बी से आप बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जरूर है, आप जो डाउट पूछ रहे हैं ना वो बिल्कुल वाजिब है, ऐसे हो सकता है, लेकिन यहां पर सवाल ये नहीं है। आपको बोल रहा है वो कि दो पॉइंट हमेशा जो है हमें क्या करना है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ऐसे एक ही लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन कर सकता है। अभी आप लोग का जो है दिमाग तो ज्यादा चलता है ना ऐसे चीजों में, क्योंकि आप टीचर्स को रॉन्ग प्रूफ तो जरूर करना चाहते हो ना। हाँ, तो आप ये सोचोगे कि सर मैं यहां से ऐसे ले लूं, फिर ऐसे ले लूं, फिर ऐसे ले लूं, फिर एक ऐसे ले लूं, ऐसे ले लूं। अरे भाई ये लाइन कहां से हुआ, ये तो आप घर बना रहे हो, है ना, ये लाइन कहां से हुआ, ये तो लाइन नहीं हुआ ना, आपने बीच में तोड़ दिया, ओके, तो ये लाइन नहीं है। आप ऐसे जो है लाइंस नहीं बना सकते, ठीक है। आप सिर्फ दो पॉइंट्स दोगे और दो पॉइंट से एक ही लाइन खींच सकते हो। ये आपका कंक्लूजन है, ये आपको मान के चलना है, ओके। दो पॉइंट अगर आपको दिया होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक ही लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ। Now, how many lines can you draw through three non-collinear point? अब ये जो सवाल करने से पहले, सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है और नॉन कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझना चाहिए ना पहले कि कोलिनियर क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, क्लियर। और यही लाइन पे मान लीजिए मैंने तीन ऐसे जो हैं, तीन ऐसे पॉइंट दे दिया, ठीक है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। नाम दे दिया मैंने ये तीनों पॉइंट का, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, तीनों पॉइंट का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब यहां पर भी मैं सपोज क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं। मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया, ओके, ये मैंने जो है एक लाइन ड्रॉ किया और यहां पर भी मैं जो है तीन पॉइंट दे देता हूं। क्या है वो तीन पॉइंट, मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट दिया, यहां एक पॉइंट दिया, इस तरफ एक पॉइंट दे दिया, इस तरफ एक पॉइंट दे दिया। मान लीजिए पॉइंट सबका नाम दे देता हूं, ए बी सी और डी।
समझ में आ रहा है आपको? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, क्या ड्रॉ किया मैंने? आप अभी कुछ नोटिस किए होंगे कि जो कोलिनियर पॉइंट समझाते वक्त सर ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और वही लाइन पे आपको 3 पॉइंट दे दिया, और तीनों की तीनों पॉइंट आप देखिए वो लाइन पे ही लाई कर रहा है, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? दीज आर points which lie on a same line. These are points which lie on a same line. सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। तो ए बी सी तीनों की तीनों पॉइंट्स देखिए एक ही लाइन में। मान लीजिए लाइन का नाम रख दिया मैंने एल एम, तो एल एम लाइन में ही ये तीनों की तीनों पॉइंट्स हैं, ए बी सी। तो जब, हमेशा से याद रखिएगा, जब जो है तीनों की तीनों पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 से ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, कितने भी पॉइंट्स आप रख सकते हो। अगर सारे के सारे पॉइंट्स वही लाइन में हैं, सारे के सारे पॉइंट्स वही लाइन पे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं तो यहां पर ए और बी तो दोनों तो हमारे लाइन पे लाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये लाइन का नाम भी मैंने रख दिया एल एम लाइन। ए और बी दोनों तो लाई कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए सी और डी, ठीक है, सी और डी, सी और डी क्या वो लाइन में लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सी और डी लाइन में लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एल एम लाइन के बाहर है सी और डी, तो ये सी और डी को हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, क्या बोलेंगे हम? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया आपको कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं जो लाइन के अंदर होते हैं या फिर लाइन के ऊपर होते हैं। दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो लाइन के बाहर होते हैं। तो यहां पर सवाल क्या बोला है? हाउ मेनी लाइन कैन यू ड्रॉ थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट? मान लीजिए तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट, ओके, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक सपोज मैंने यहां दे दिया, ठीक है, एक यहां दे दिया और एक यहां दे दिया, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्या वो तीनों एक ही लाइन में लाई कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो मान लीजिए ये पॉइंट से मैंने ये पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट से ये पॉइंट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये पॉइंट से ये पॉइंट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और इससे कम या इससे ज्यादा लाइन आप बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। यहां पर तीनों की तीनों पॉइंट ए बी और सी, तीनों की तीनों पॉइंट क्या है? नॉन कोलिनियर है। एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ए से बी हम एक लाइन बनाए, इसका नाम दे दिए ए बी। ए से हम सी एक लाइन बनाए जिसका नाम दे दिया हम ए सी, और बी से हम सी जो है 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट को एक बार फिर मिला लिए जिसका नाम मैंने दे दिया क्या? BC। तो AB, AC और BC ऐसे हमारे कितने लाइंस बने? 3 लाइंस बने, ठीक है। कितने लाइन बने? 3 लाइन बने। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप कितने लाइन बना सकते हैं? ओनली 3, ठीक है। ओनली का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा आप कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 ओनली। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कॉन्सेप्ट्स जो है बार बार मैं बोल रहा हूं, समझिए। अभी देखिए मैंने क्वेश्चन नॉन कोलिनियर के ऊपर दिया, एग्जाम में कोलिनियर के ऊपर गिर सकता है, तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 3 राइट एंगल्स? हमें पता है कि राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं। मैंने अभी अभी बताया आपको कि राइट एंगल कैसे दिखता है। सर ऐसे दिखता है। कितने डिग्री है ये? 90 डिग्री होते हैं। तो ऐसे 3 राइट एंगल अगर मैं बना दूं, ठीक है, 3 राइट एंगल बना दूं तो कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 इंटू 3। कितने हो जाएंगे? 90 इंटू 3। 3 0 जा 0, 3 9 जा 27, ठीक है। तो कितने एंगल बन गए आपके? टोटल कितने एंगल बन गए? 270 डिग्री बन गए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? 270 डिग्री। क्लियर है? कितना एंगल बन गया आपका? 3 राइट एंगल जोड़ोगे, 3 राइट एंगल जोड़ोगे तो 90 इंटू 3 कितना? 270 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 2/5 ऑफ, ठीक है, 2/5 ऑफ
अ स्ट्रेट एंगल। अभी आपको पता है स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ठीक है, आपको पता है स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल जनरली, स्ट्रेट एंगल्स जो होते हैं, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल का सिंबल है, राइट। तो स्ट्रेट एंगल जनरली कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सर कितना होता है, 180 डिग्री, पहले हमने पढ़ लिया। तो अगर ये 180 डिग्री का 2/5 पार्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, 180 डिग्री का 2/5 पार्ट, कितना पार्ट, 2/5 पार्ट, कितना पार्ट, 2/5 पार्ट, क्या होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे इंग्लिश में, 2/5 ऑफ 180, ठीक है, 2/5 ऑफ 180। और ऑफ का मतलब क्या होता है यहां पर, मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है आपको। फिर अगर हम यहां पर इंटू करेंगे, 2/5 मतलब आप 2/5 लिखोगे, इंटू क्या, 180, 2/5 इंटू क्या, 180, 2/5 इंटू 180। आप डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, आपको आता है ऐसा काटना, ठीक है। आपको कैसे करना है, 5 3 जा कितना, 15, 5 3 जा कितना, 15। अगर 5 3 जा 15, लेकिन है यहां पर कितना, है यहां पर कितना, 18। तो अगर 5 3 जा 15, तो बचे कितने आपके पास, कितने बचे, 3 बचा। तो ये 3 आपको ये जीरो के साइड में लगा देना है, 3 को आपको जीरो के साइड में लगा देना है। तो ये जीरो के साइड में अगर आपने 3 लगा दिया तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो आप 5 कितना जा 36, ठीक है। डिवाइड करना आता है आपको, अगर मैं फिर से आपको बोल रहा हूं 180/5 है, तो 5 कितना जा 3 जा, 5 3 जा 15, ठीक है, ये तो हमें पता है। 5 3, 5 के टेबल में 15 कि कौन से में आता है, तीसरा पार्ट में। तो 5 इंटू 3 कितना, 15। अगर 5 इंटू 3 15 है, यहां पर कितना 18, तो कितना बच गया, 3 बच गया ना। 18 माइनस 15 कितना बचा, 3 बचा। तो ये 3 आपको यहां जीरो के साइड में लगा देंगे, जीरो के साइड में 3 लगा दिए तो कितना हो गया, 30। अब 5 कितना जा 36 जा, 5 कितना जा 6 जा, ठीक है। तो यहां पर 36 आ गया। अब 2 इंटू 36 कितना, 2 इंटू 36 कितना, 2 इंटू 36 कितना, 72 डिग्री, ठीक है। 2 इंटू 36 कितना, 72 डिग्री। तो आपको अभी पता चल गया कि 2/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 72 डिग्री, ठीक है। 2/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 72 डिग्री। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, यहां 2/5 के जगह अगर मैं बोल दूं 3/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल, ठीक है, 3/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल क्या होगा, ठीक है। 3/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल क्या होगा, 3/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट पे बिल्कुल से इसका आंसर दीजिएगा, याद करके सॉल्व करके कि 3/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल कितना होगा, ठीक है। मुझे ये जानना है कि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं। आपको ये क्वेश्चंस रटाना नहीं है मुझे, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि 2/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल कितना है, 72। तो आप खुद करके मेरे को कमेंट में बोलेगा इसका आंसर कि 3/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल कितना होगा, ठीक है। श्योर से आपको ये बोलना है मुझे, ठीक है, 3/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल क्या होगा। क्लियर। नेक्स्ट, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में मुझे बताना है आपको कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। कितना से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है सर। कितना से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है सर। तो यहां पर ऐसे कौन सा जो है डिग्री यहां पर है जो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। क्या 90 से ज्यादा है वो, नहीं, 90 से ही कम है। तो ये तो यहीं पर जो है क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। ये 180, क्या वो 90 से ज्यादा है, बिल्कुल 90 से ज्यादा है। लेकिन क्या वो 180 से कम है, नहीं, वो तो परफेक्ट 180 है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। 280, नहीं, ये भी नहीं होगा सर। 90 से ज्यादा जरूर है लेकिन 180 से कम नहीं है, 180 से तो ज्यादा है। तो बस यही एक एंगल है जो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से
कम है। तो यही आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यही आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 1/10 ऑफ राइट एंगल। ठीक है, फिर से ऐसा ही सवाल। आपको पता है यहां पर कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल कुछ इस प्रकार दिखते हैं। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अब यहां पर वो बोल रहा है 1/10 ऑफ, ठीक है, 1/10 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है, राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया ही, क्या होता है ऑफ का मतलब, मल्टीप्लाई। मतलब 1/10 इंटू 90, 1/10 इंटू 90। तो 10 कितना जा, या फिर डायरेक्ट आप 0 0 काट सकते हो, या फिर 10 9 जा 90, आप जैसे करना चाहते हो कर सकते हो। आप सिर्फ 0 0 काट सकते हो। फिर यहाँ पर अगर आप 9 दे दोगे तो 9 9 मत काट दीजिएगा। ठीक है, वैसा नहीं है, सिर्फ 0 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे कटता है। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई नंबर भी आपने देख लिया तो काट दिया। ठीक है, वैसा नहीं होता है। तो 1/10 इंटू 90, 1/10 इंटू 90 कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 डिग्री होगा। क्या होगा इसका आंसर, 9 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है आपको। हाँ, आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, सब लोग अपना पन्ना भर रहे हैं, नोटबुक्स में लिख रहे हो, आप सारे नंबर्स कर रहे हो मेरे साथ, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज पॉज करिए, लेके आइए नोटबुक, साथ में करेंगे। साथ में करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूं कि साथ में करना है आपको। हमें जो है, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो साथ में रिवाइज करोगे, साथ में हम करेंगे सॉल्व, तभी होगा। ठीक है, बाद में मैं करूंगा, अभी सुन लेता हूं, बाद में रिवाइज करूंगा, नहीं, हमारे पास अब इतना टाइम और नहीं है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्यूट एंगल मस्ट अ ट्रायंगल हैव एट लीस्ट। अगर हम देखें कितने एक्यूट एंगल होते हैं, मस्ट अ ट्रायंगल हैव एट लीस्ट। अगर ट्रायंगल का बात करें, ठीक है, ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, और ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। क्या ये तीनों ट्रायंगल में आप एक चीज कॉमन देख पा रहे हो? क्या कॉमन देख रहे हो? नहीं पता सर, क्या कॉमन है, बताइए, आप बताइए क्या कॉमन है। बिल्कुल, यहां पर अगर मैं बोल दूं ये तीनों डिग्री जो है इक्वल है, मान लीजिए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। यहां पर अगर हम देखें तो बीच में एक 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, 45 डिग्री 45 डिग्री। इक्वल हमेशा से होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये 50 भी हो सकता है, ये 40 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा से 45 45 होंगे। मान लिया मैंने कि बीच वाला 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कितने हैं, 45 डिग्री है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 120 डिग्री है, ये मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री मैं मान लेता हूँ, ये कितना होगा, 30 डिग्री मान लेता हूँ। सर आप सिर्फ और सिर्फ जो है, अभी आपके मन में ये आता होगा कि आप हमेशा से ये तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री क्यों बना रहे हो सर। हाँ, हम 180 डिग्री से ज्यादा क्यों नहीं बना सकते। आपने यहां पर भी 60 + 60 + 60 180 होगा, यहां पर भी 90 + 45 + 45 180 हो रहा है, यहां पर भी 120 30 + 30 180। तो क्या आपका कुछ पास्ट है क्या सर 180 डिग्री को लेके, या 180 नंबर को लेके? नहीं, मेरा कुछ पास्ट नहीं है। ठीक है, मेरा बिल्कुल कुछ पास्ट नहीं है 180 डिग्री को लेके। ठीक है, यहां पर सिर्फ मैं यह बताना चाह रहा हूं, ये ऑलरेडी हमारा एक थ्योरम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमेशा से तीनों एंगल को आप जोड़ोगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल को अगर आप जोड़ोगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमेशा से आपको याद रखना है। तो आपने ये तीन चीज जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, तीनों ट्रायंगल में आप देखिए यहां पर कितने एक्यूट एंगल है, भाई तीनों एक्यूट एंगल है, तीनों ही 90 डिग्री से कम है। यहां पर
सेकेंड डायग्राम में अगर आप देखोगे तो कितने एक्यूट एंगल्स हैं? सिर्फ दो है सर, एक तो राइट एंगल है, बाकी दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। बाकी दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। अगर मैं तीसरे एग्जांपल पे आऊं, ठीक है, तीसरे ट्रायंगल पे आऊं, तो इसमें एक जो है 120 डिग्री है, मतलब एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बाकी दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। तो यहां पर भी मैंने कितने एंगल बनाए हैं? 2 एक्यूट एंगल्स बनाया है, ठीक है। और इससे ज्यादा मैं और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकता हूं, लेकिन ये सब एग्जाम्पल लेने के बाद मैं एक ही कंक्लूजन में आऊंगा कि क्या बोल रहा है यहां पर, ट्रायंगल में कम से कम कितने एक्यूट एंगल होने चाहिए? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, 3 एक्यूट एंगल से ज्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए सर आप अभी बोलेंगे सम ऑफ एंगल तो 180 डिग्री है सर, हम 30-30 डिग्री के कुछ जो है 6 एंगल्स बना लेते हैं। कितने? 30-30 डिग्री के। अरे आप 30 डिग्री के 6 एंगल बनाओगे तो फिर उसके साइड्स भी 6 हो जाएंगे, तो फिर वो ट्रायंगल होगा क्या? ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। तो आप इस तरीके से नहीं बना सकते। तो जनरली अगर मैं आपको बोलूं तो एक ट्रायंगल के अंदर ज्यादा से ज्यादा, हमेशा से आपको याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा कितने एक्यूट एंगल होते हैं? 3। और कम से कम, हमें यहां पर क्या बोला है? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या? कम से कम। कम से कम कितने एंगल होने चाहिए एक ट्रायंगल में? एक्यूट एंगल कितने होने चाहिए? जौन सा भी केस हम उठाएं, इसमें आप देखोगे एक्यूट एंगल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक्यूट एंगल कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 एक्यूट एंगल तो होना जरूरी है, अनिवार्य है टाइप, ठीक है, जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 2 जो है जरूरी है, एटलीस्ट। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3। तो ज्यादा से ज्यादा के लिए एक वर्ड यूज होता है, ठीक है, हमेशा से याद रखिएगा, ठीक है। मैथ से पहले इंग्लिश आना जरूरी है, मैथ से पहले इंग्लिश आना जरूरी है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, तभी आप मैथ्स कर पाओगे। और अगर आपका इंग्लिश ही सही नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर इन अ रेक्टेंगल? कितने लोग को रेक्टेंगल बनाना आता है? कितने लोग को रेक्टेंगल बनाना आता है? हाँ, सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, ये जो है मान लीजिए एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया, है ना, रेक्टेंगल बना लिया। अभी अब रेक्टेंगल में आप मुझे बताइए ये कौन सा जो है एंगल बनेगा? ये राइट एंगल ही तो बनेगा। ये कौन सा एंगल बनेगा? ये भी तो जो है एक राइट एंगल बनेगा। ये कौन सा एंगल बनेगा सर? ये भी जो है एक राइट एंगल बनेगा। और ये भी जो है क्या बनेगा? एक राइट एंगल बनेगा। तो टोटल अगर हम पूरा रेक्टेंगल को लिए नाम दे देते हैं, सबका नाम होना जरूरी है, ठीक है, नाम दे देते हैं। तो ये नाम के हिसाब से एंगल ए भी 90 है, बी भी 90 है, सी भी 90 है और डी भी 90 डिग्री है। तो हमें टोटल कितने राइट एंगल्स मिले? कितने राइट एंगल्स मिले? कितने राइट एंगल्स मिले? 1 2 3 4। कितने राइट एंगल्स मिले? 4, ठीक है। कितने राइट एंगल्स मिले? 4 राइट एंगल्स मिले। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 राइट एंगल्स। कितने, क्या होगा इसका आंसर? 4 राइट एंगल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? मैं अभी मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये चीज आपको याद रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सेम साइड, सेम की जगह चलो मैं इक्वल बोल देता हूं, इक्वल साइड और इक्वल एंगल। साइड्स भी इक्वल होना चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। साइड्स भी इक्वल होना चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए ए बी है एक साइड, वो 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ए सी को भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और बी सी को भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री होना चाहिए, इसको भी 60 डिग्री
होना चाहिए। ऐसे और कोई सा भी एंगल है क्या जो हम यहाँ पर डालें तो तीनों समान होगा? नहीं होगा, क्योंकि तीनों मिलके 180 होना जरूरी है। तो 180 को आप डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 60। यही एकमात्र एंगल है जहां पर तीनों के तीनों सेम होंगे ट्रायंगल के अंदर। क्या है वो? 60 डिग्री। तो यहां पर व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? 60 डिग्री। ठीक है, कितना? 60 डिग्री। तीनों को सेम होना है। मान लीजिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको आपने क्या ले लिया? x, तो बाकी दोनों भी क्या होंगे? x। बाकी दोनों भी क्या होंगे? ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो x प्लस x प्लस x, तीनों को जोड़ने के बाद आपको कितना आंसर आना चाहिए? 180। तो आप ये तीनों को जोड़ोगे, x प्लस x 2x, 2x प्लस x 3x, तो 3x इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, यहां पर जो चीज मल्टीप्लाई हुआ है इधर आ जाने से क्या हो जाता है? डिवाइड। यही सवाल है, यही जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं हमेशा से आपको यही बोल रहा हूं कि मैथ्स में ये चीज जानना बहुत जरूरी है। क्या? कि मान लीजिए LHS में मल्टीप्लाइड है, LHS में मल्टीप्लाइड है, तो वो RHS में आके क्या हो जाता है? RHS में आके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। RHS में आके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है? यहां पर LHS ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS मतलब क्या? राइट हैंड साइड। तो LHS में मल्टीप्लाइड है तो वो RHS में आके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। वही उल्टा RHS में अगर मल्टीप्लाइड है, ठीक है, RHS में अगर मल्टीप्लाइड है तो वो LHS में आके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। LHS में आके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ये हमेशा से याद रखिएगा, ये दो चीज हमेशा से जो है याद आपको रखना है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो वो RHS में आके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और अगर LHS में कोई भी चीज डिवाइड हुआ है वो RHS में आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा से याद रखना है। सिंप्लीफिकेशन हो, नॉर्मल फ्रैक्शन हो, LCM हो, HCF हो, सब में ये काम आने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, फिर देखिए ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ठीक है, और मैं जब वीडियो स्टार्ट किया था मैंने ये बताया था कि मुझे क्या लगता है आज ये साल इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि अगर हम लास्ट 10 इयर्स के बारे में देखें, ठीक है, 10 साल हो चुके हैं OAV के पेपर बनते हुए, हम एक भी क्वेश्चन ये टॉपिक से देखा ही नहीं है। क्या देखा है हमने? नहीं। क्या हमने इसके बारे में पढ़ा है? बिल्कुल थोड़ा बहुत आइडिया तो है सर, लेकिन हमने कभी भी उसको इतना ज्यादा ध्यान से नहीं देखा है। बिल्कुल अभी आपको ध्यान से देखना है। मुझे लग रहा है कि ये साल फॉर श्योर ये वाले टॉपिक से आ सकता है, ये वाले टॉपिक से फॉर श्योर आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। क्या है ये? ब्रेल अल्फाबेट। क्या होता है ब्रेल अल्फाबेट? जनरली देखिए, भगवान आपको तो आंखें दिया है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन कुछ बच्चे जो है पहले से क्या होते हैं? ब्लाइंड पैदा होते हैं, राइट? उनको ये चीजें दिखता नहीं है। अगर उनको दिख ही नहीं रहा है तो वो ABCD पढ़ेंगे कैसे? तो उन लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, एक जो है अल्फाबेट सिस्टम बनाया गया है जिससे उनको बहुत आसानी से फील करके, टच करके उनको पता चल जाएगा कि वो A है या B है या C है। ठीक है, तो उनको ये चीज बचपन से सिखाया जाता है कि आप पेपर में फिल करके या बोर्ड में फिल करके आप बता दें कि वो कौन सा जो है अल्फाबेट है। वो तो आपके लिए वो तो बहुत आसान है, चीजें आप देख लेते हो, आप समझ जाते हो कि हाँ ये क्या है। लेकिन वो बेचारे तो देख नहीं पाते ना। हाँ, लेकिन वो देख नहीं पाने से क्या हुआ? वो कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। वो इसीलिए ये अल्फाबेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो देख नहीं पाते। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, जब A है तो उनको एक डॉट बताया जाता है, B मतलब 2 डॉट्स, एक डॉट के नीचे दूसरा, C मतलब
ऐसे होता है, डी मतलब 3 डॉट्स, ई मतलब इस प्रकार से होता है, एफ मतलब इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अभी सर हम ये याद करना होगा? हाँ बिल्कुल, आपको ये चीज याद रखना होगा। ठीक है, आपको ये चीज देखना होगा कि ए में कितने डॉट्स होते हैं, बी में कितने डॉट्स होते हैं, सी में कितने डॉट्स होते हैं, डी में कितने डॉट्स होते हैं, और किस प्रकार से वो डॉट वहां पर अरेंज किया गया है, वो भी आपको देखना है कि बी में किस प्रकार से। बेशक देखिए बी और सी दोनों में 2-2 डॉट्स हैं, लेकिन बी में देखिए डॉट के नीचे है, लेकिन सी में देखिए डॉट के साइड में एक और डॉट है। तो वो अरेंजमेंट भी आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे सवाल, 1 या 2 सवाल बन सकता है। ठीक है, ये आपके बुक्स में है, आपके ओएवी बुक्स में ये चीज है, और आपको ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको कवर करना पड़ेगा। अभी भी 2 दिन का समय है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए नया है, तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और ये चीज को पढ़िए। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, सवाल आ सकता है, मुझे जैसा लग रहा है इससे सवाल बनेगा इस बार। ओके, तो ये आपने समझ गया। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि ये आपका ब्रेल अल्फाबेट है। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देखता हूं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन ब्रेल स्क्रिप्ट मतलब इन ब्रेल अल्फाबेट विच लेटर हैज ओनली 1 डॉट, ऐसे कौन सा लेटर है जिसमें आप देखिए सिर्फ एक ही डॉट है? कौन सा वो लेटर है जिसमें एक ही डॉट है? ए। ठीक है, वो कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो हमें मतलब नहीं है। ठीक है, वो ही एकमात्र अल्फाबेट जिसमें एक ही डॉट्स हैं, बाकी सब में देखिए बहुत सारे डॉट्स हैं। बी में देखिए 2 है, सी में देखिए 2 है, डी में 3 है, जी में 4 है, एन में 5 है, ऐसे वाई में आप देखेंगे तो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, सब में 5 है। क्लियर? हाँ, आगे के जितने भी वी, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, वो सब देखेंगे, सब में क्या है? 5-5 है। वी, यू और वी में 4 डॉट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे एक ही अल्फाबेट है ए जिसका डॉट एक ही है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ए होने वाला है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, इन ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर विच लेटर्स आर 2 डॉट यूज्ड। ठीक है, कौन से ऐसे लेटर्स हैं, ठीक है, कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो 2 जनरली डॉट्स होते हैं? ठीक है, जनरली 2 डॉट्स होते हैं। क्या है वो? देखिए, पहली बात, बी में 2 डॉट है। ठीक है, बी में 2 डॉट है, सी में भी 2 डॉट है। ठीक है, डी में है क्या? नहीं है, डी में 3 डॉट्स है। ई में फिर से 2 डॉट्स हैं। फिर आपको यहां पर किसी में नजर आ रहा है? बिल्कुल, आई में 2 डॉट्स हैं, और ये 3 है। के में चलो 2 डॉट्स हैं, एल में नहीं है, एम नहीं, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, अब किसी में भी नहीं है। तो टोटल 2 डॉट्स कौन कौन से लेटर में है? बी में है, ई में है, सी में भी है। ठीक है, बी, सी, ई, आई और के। बी, सी, ई, आई और के, ऐसे 5 लेटर्स हैं जिसमें 2 डॉट्स हैं। बी, सी, ई, आई, के, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, बी ऑप्शन है जिसमें हर एक अल्फाबेट्स में कितने डॉट्स यूज हुए हैं? 2 डॉट यूज हुए हैं, हर एक लेटर्स में 2 डॉट यूज हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। आपको समझ में आ रहा है अभी किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ब्रेल सिस्टम पे? वो आपको ध्यान देना। इसके पहले ये चीज अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, ये चीज आप रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे होगा? बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि बी में 2 डॉट्स हैं? तो आपको ब्रेल सिस्टम जो है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ब्रेल सिस्टम जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। पूरा जो है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ओके, ये आपको पढ़ना है। अब एक और सवाल है इस पे, क्या है वो? इन ब्रेल स्क्रिप्ट इन विच लेटर डू यू गेट 1 ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए क्या लेवल है क्वेश्चन का, कि यहां पर ऐसे कौन से लेटर हैं? ठीक है, एस है, वी है, पी है और एम है। अब आपको अगर पता ही नहीं होगा कि एस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, वी को कैसे ड्रॉ किया जाता है, पी को कैसे ड्रॉ किया जाता है, या एम को कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो आप आगे बता कैसे पाएंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल किस पे बन रहा है? तो मान लीजिए एस, वी, पी, एम। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, कैसे देखेंगे? हमारे पास क्या है? एस है, वी है, पी है और एम है। ये चारों को मैं बता रहा हूं। देखिए एस क्या है? एस यहां पर देखिए, कहां पर है एस? देखिए सर, यहां पर है एस। कैसे है एस? जनरली 2 डॉट्स ऐसे हैं और फिर 1 डॉट ऐसा है।
क्या मैंने पूरा सेम ड्रॉ किया है? बिल्कुल, ठीक है। वी कैसा है देखिए, वी कहां पर है देखिए, ठीक है। वी कैसे हैं, 1 2 3 और फिर ऐसा है, ठीक है। फिर देखिए पी कैसा है सर, पी जो है 3 ऐसे डॉट्स हैं और एक जो डॉट ऊपर की तरफ है। मान लीजिए एम कैसा है सर, एम भी जो है एक है, बीच में डॉट नहीं है, फिर सीधे ऊपर है, ठीक है, और फिर यहां पर है। तो अगर मैं ये सभी को डॉट को ज्वाइन करूं, ठीक है, डॉट को ज्वाइन करूं, यहां पर भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहां पर भी मैंने ज्वाइन कर दिया, यहां पर भी मैंने ज्वाइन कर दिया, यहां पर भी मैंने ज्वाइन कर दिया और यहां पर भी मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहां पर आप ये तीनों में देखो, ये कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये भी कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। राइट एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वाला कितना हुआ, 90 डिग्री से ज्यादा हुआ। कितना हुआ, 90 डिग्री से लगभग कितना हो जा रहा है यहाँ पर, 120 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। एस में देखिए 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। एस जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। वी में देखिए 90 डिग्री है, पी में पूरा 90 है, एम में पूरा 90 है। समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल कौन से अल्फाबेट में बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से अल्फाबेट में बनेगा, एस में बनेगा। कैसे बनेगा सर, ऐसे है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये जनरली कितना एंगल बना, 90 डिग्री। बाकी वी, पी और एम तीनों में कितने डिग्री बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो सवाल अब यहां पर तो मैंने ऑब्ट्यूज बोला है, आपके कल के एग्जाम्स में या परसों जो भी आप एग्जाम देने वाले हो उस पे क्या गिर गया, राइट एंगल गिर गया। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझना है ना, किस तरीके से एंगल निकाला जा रहा है, पता चल रहा है आपको। हाँ, तो ब्रेल सिस्टम बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, देख के जाइए, समझ के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्यूट एंगल कैन अ ट्रायंगल हैव एट मोस्ट। मैंने ये पहले से बता चुका है कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूट एंगल कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ऐसा कंडीशन है जहां पर एक्यूट एंगल 3 ठो हो सकते हैं। इससे ज्यादा हमें कभी भी एक्यूट एंगल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो सकते हैं। क्लियर। Next, in an obtuse angle triangle, all 3 angles are obtuse angles. बिल्कुल गलत है ये। एक अगर ट्रायंगल मान लो, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ऐसे ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ऐसे ट्रायंगल बनाया है, ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है। वो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं ABC। यहां पर ये जो है थोड़ा 90 डिग्री से ज्यादा लग रहा है आपको। मान लीजिए ये मैंने रख दिया कितना, 100 डिग्री। मैंने ये को रख लिया कितना, 100 डिग्री। तो बाकी 2 एंगल जो है वो मेरे कितने होंगे, दोनों को मिलाऊंगा तो कितने होने चाहिए, 80 डिग्री ही होने चाहिए, 80 डिग्री ही होने चाहिए, क्योंकि तीनों मिलके कितने होते हैं, 180 होते हैं। अगर एक 100 डिग्री ले लिया तो बाकी दोनों को कितने मिलेंगे, 80 मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसको 40 मिल रहे हैं, इसको 40 मिल रहे हैं। हमेशा इक्वल मिलेगा बोल के मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं इसको 40 मिलेगा, इसको 40 मिलेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक ही एंगल है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। एक ही एंगल, आप तीनों एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बना सकते। तीनों एंगल आप ऑब्ट्यूज बना कैसे सकते हैं, क्योंकि तीनों मिलके कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए। तीनों मिलके कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए। तो ये जब तीनों मिलके 180 डिग्री बन रहा है तो सिर्फ एक ही एंगल जो है वो आप 90 डिग्री से ज्यादा बना सकते हो। आपको याद रखना है ये चीज, आप हमेशा से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल है जो आप 90 डिग्री से ज्यादा बना सकते हो। एक ही, एक से ज्यादा आप कभी नहीं बना सकते। ओके, तो यहां पर 3 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, ये तो यही कट गया, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। यहां पर 2 एंगल्स आर, अरे 2 भी नहीं बना सकते हम, बी भी कट गया, ठीक है। 2 भी हम नहीं बना सकते हम, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, हम ऑब्ट्यूज एंगल कितने बना सकते हैं, एक ही। फिर देखिए यहां 1 एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ, तो बाकी अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो बाकी दोनों को क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। ये बिल्कुल मेरे को सही लग रहा है। और तीसरा, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट। अगर तीनों ही तीनों एक्यूट हो गया तो फिर वो तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाया ही नहीं जाएगा। एक को तो होना है ना, है ना, एक को तो होना है, तभी तो उसका नाम ऑब्ट्यूज गिरेगा। अगर एक ही नहीं है तो उसका नाम फिर ऑब्ट्यूज क्यों गिरेगा, उसका नाम तो फिर एक्यूट गिरना चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर तीनों ही तीनों एंगल एक्यूट है तो फिर इसका नाम ऑब्ट्यूज क्यों गिरेगा,
उसका नाम क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? एक्यूट एंगल होना चाहिए कि नहीं? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो एक एंगल को ऑब्ट्यूज होना जरूरी है, बाकी दो एक्यूट होने से चलेगा। बाकी दो एक्यूट होने से चलेगा नहीं, दोनों को एक्यूट होना पड़ेगा। बाकी दोनों एक्यूट ही होंगे। अगर एक ऑब्ट्यूज हो गया तो बाकी दोनों क्या होंगे? एक्यूट होंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे सवाल कर सकते हो आप। अगर यहां ऑब्ट्यूज की जगह कुछ और पूछ दिया, जैसे हमारे दूसरे सवाल में है राइट एंगल, ठीक है, दूसरे में क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब आपको पता है सर कितना होता है? 90 डिग्री होता है, फॉर श्योर 90 डिग्री होता है। तो क्या बाकी दोनों भी 90 डिग्री हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते सर, बाकी दोनों 90 डिग्री नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी दोनों को मिलके, ठीक है, बाकी दोनों को मिलके कितना डिग्री मिलेगा? 90, क्योंकि तीनों को मिलके कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो बाकी तीनों को मिलेगा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, बाकी तीनों को मिलेगा कितना? 90 डिग्री। तो बाकी तीनों को बोल रहा हूं, बाकी दोनों को मिलेगा कितना? 90 डिग्री। तो एक को 90 डिग्री तो होना पड़ेगा ही राइट एंगल कहलाने के लिए। तो राइट एंगल कहलाने के लिए एक को 90 डिग्री मिल गया, तो बाकी दोनों को क्या होगा? 90 डिग्री ही मिलेगा। तो बाकी दोनों को एक्यूट होना पड़ेगा अगर एक राइट एंगल है। आप 3 राइट एंगल पा सकते हो क्या? कभी नहीं पा सकते। 2 भी पा सकते हो क्या? नहीं पा सकते। एक जरूर पा सकते हो। तो बाकी दोनों को क्या होना पड़ेगा? एक्यूट होना पड़ेगा। बाकी दोनों को क्या होना पड़ेगा? एक्यूट। और चौथा ऑप्शन में देखिए, वन एंगल इज राइट एंगल, सही है। वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड द अदर एंगल इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, अरे भाई 90 डिग्री आपको अगर मिल चुका है, 90 डिग्री राइट एंगल मिल चुका है, तो बाकी दोनों, ठीक है, बाकी दोनों क्या होगा? ठीक है, बाकी दोनों क्या होगा? अगर एक 90 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज एंगल तो आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया 90 डिग्री, अरे भाई दोनों को मिलके 90 डिग्री चाहिए, मेरे को 90 होना है। अगर एक ऑब्ट्यूज मैंने बना दिया, एक राइट एंगल बना दिया, तो वो तो 180 से एक्सीड कर जाएगा ना, 180 से ज्यादा हो जाएगा ना। एक मैंने सोच लो 100 डिग्री का बना लिया, एक 90 डिग्री, तो वो तो दो एंगल मिलके ही 190 हो गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल तो बनेगा ही नहीं बनेगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल बना सकते हो और एक एक्यूट, या फिर 2 एक्यूट एंगल बना सकते हो। बना सकते हो, समझ में आ रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल आप नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या होनेगा? इसका आंसर क्या होगा? सी ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटर पॉइंट्स आर पॉसिबल फॉर अ सर्कल? देखिए, इसमें आपको हमेशा से याद रखना है, सर्कल के जो सेंटर होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है, ओके, सेंटर जो है एक ही पॉइंट होता है, ये एक यूनिक पॉइंट होता है। क्या होता है? यूनिक पॉइंट होता है। इसका हक कोई और छीन नहीं सकता। ठीक है, इसका हक और कोई भी छीन नहीं सकता। कोई छीन सकता है क्या? कोई भी नहीं छीन सकता। ये एकमात्र पॉइंट है जो सर्क्यूमफेरेंस से टच करेगा, तो सब टाइम जितने भी आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हो सर्क्यूमफेरेंस तक, वो सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से जब भी लाइन ड्रॉ किया जाए, सर्क्यूमफेरेंस पे टच करे, तो वो सब इक्वल होगा। ये सारे के सारे लाइंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जिसमें ये चीज पॉसिबल है। तो सेंटर सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, सेंटर सिर्फ एक ही होगा। समझ में आ रहा है? सेंटर सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल कॉर्ड? ठीक है, बहुत लोग उसको चौड़ बोलेंगे, नहीं है, ये चौड़ नहीं है, ये क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, क्या है? कॉर्ड है। तो अगर मान लीजिए एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ओके, आपके भी सर्कल गोल होनी तरह, मेरी तरह, ठीक है, गोल होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर मैंने एक सेंटर ड्रॉ किया, ठीक है, मान लीजिए मेरा एक सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से कोई लेना देना नहीं। सपोज कॉर्ड का मतलब क्या होता है? सर्क्यूमफेरेंस से सर्क्यूमफेरेंस टच होना। आप सर्कल के अंदर जो भी लाइन बना रहे हो, सर्कल के अंदर जो भी लाइन बना रहे हो, ये लाइन को हम बोलते हैं क्या? कॉर्ड। ठीक है, ये लाइन को हम बोलते हैं क्या? कॉर्ड। मान लीजिए यहां से मैंने एक यहां ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये भी क्या कॉर्ड होगा क्या सर? बिल्कुल, ये भी एक कॉर्ड होगा। सपोज मैंने यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये भी क्या कॉर्ड होगा क्या सर? बिल्कुल, ये भी कॉर्ड होगा।
तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा। हम सबको मेजर करेंगे क्या सर? नहीं, आपको सबको मेजर नहीं करना है। ऐसे 100 जो है कॉर्ड नहीं बनाने हैं आपको, ठीक है। और आपको मेजर नहीं करना है, आपको हमेशा से क्या करना है, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से एक लाइन लीजिएगा, ठीक है, सेंटर से एक पूरा परफेक्ट स्ट्रेट लाइन लीजिएगा और इससे लंबा कॉर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। यही जो है सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होगा, ठीक है, यही जो है आप सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होगा, ठीक है, यही जो है आपसे सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होगा। क्लियर है? हाँ, तो लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा? ये वाला जो बीचों बीच। तो अब इसका एक नाम दिया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? डायामीटर, ठीक है, इसका नाम क्या है? डायामीटर, ठीक है। DIAMETER भी होता है, ठीक है, DIAMETER, लेकिन ज्यादातर DIAMETER यूज होता है, ठीक है, डायामीटर। ओके, तो ये उसका, ये कॉर्ड का नाम क्या है? डायामीटर। और हमेशा याद रखिएगा डायामीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, डायामीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, जो भी आप बोलो, कॉर्ड क्या होता है? डायामीटर होता है। अगर अभी आप लोग जनरली क्या होता है, आप लोग का जो है बहुत कुछ जानने का ये रहता है ना अंदर, हाँ, कि हमें ये बताइए सर ये होता है। अगर आप मान लीजिए एक ऐसे ही मैंने सर्कल बनाया है और सर्कल से मैं एक पॉइंट से एक पॉइंट लेके जा रहा हूँ और मैंने क्या किया? मिला दिया। तो सर हम सर्कल के अंदर रहेंगे और जब दो सर्कमफेरेंस में टच कर रहा है एक लाइन, तो हम उसको कॉर्ड बोलते हैं करके आपने बोला। अगर गलती से मैं थोड़ा उसको बाहर ले गया, ठीक है, गलती से थोड़ा फिर मैंने उसको बाहर ले गया, ठीक है, गलती से बाहर ले गया, तो क्या नाम फिर से मैं कॉर्ड दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकते आप, ठीक है, फिर से आप इसका नाम कॉर्ड नहीं दे सकते। आपने गलती से भी थोड़ा बाहर ले लिया, ठीक है, गलती से भी थोड़ा बाहर ले लिया आपने, तो फिर कॉर्ड नहीं दे सकते आप उसका नाम। फिर क्या होगा सर? क्या नाम देंगे हम उसको? ठीक है, आपने थोड़ा गलती से भी बाहर ले लिया, बाहर गया मतलब इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम क्या बन जाएगा? फिर क्या बन जाएगा? सीकेंट बन जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या बन जाएगा? सीकेंट बन जाएगा, ठीक है। आप अंदर जब तक हो उसका नाम क्या है? कॉर्ड है। आप गलती से थोड़ा बाहर निकल गए, उसका नाम क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा। फिर एक और चीज आप मुझे बताइए सर, मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है, ले लिया मैंने एक सर्कल, ओके, आप सर बाहर बात कर रहे हैं, अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं सपोज बाहर से एक जो ऐसे लिया, ठीक है, एक ऐसे लाइन लिया बाहर से, और वो सिर्फ सर्कल को छूता हुआ जा रहा है एक ही पॉइंट में, ऐसे दो पॉइंट में नहीं मिल रहे। जैसे यहां पर देखिए दो पॉइंट में मिले, थोड़ा बाहर चला गया, ये अंदर ही अंदर दो पॉइंट में मिले, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा लाइन है जो सिर्फ सर्कल को छू के जा रहा है, और वो भी एक ही पॉइंट में। ऐसे दो पॉइंट में नहीं छू रहे हैं, एक ही पॉइंट में छू के निकल जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? छू के निकल जा रहा है। तो इसका फिर नाम क्या बनता है? इसका भी नाम अलग है, इसका नाम क्या है? टैंजेंट, ठीक है, क्या है? टैंजेंट। तो हम तीन चीज के बारे में पढ़े, जो अंदर ही रहता है और दो पॉइंट में मीट करता है सर्कल को, तो उसका नाम क्या है? कॉर्ड, ठीक है, उसका नाम क्या है? कॉर्ड। जो थोड़ा गलती से आपका हाथ हिलता रहता है, ठीक है, जब भी आप ज्योमेट्री करते हो, आप गलती से सोच लो ये लाइन को थोड़ा आगे कर दिया, बाहर निकल गया, तो फिर इसका नाम चेंज होकर क्या बन जाता है? सीकेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? सीकेंट। और अगर वो एक ही पॉइंट में टच करके छू के जा रहा है बस, ठीक है, जो सर्कल है हमारा उसको छू के बस जा रहा है, तो हम उसका नाम क्या दे देते हैं? क्या दे देते हैं? टैंजेंट दे देते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला कॉर्ड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टैंजेंट क्या होता है, पता चला आपको? हाँ, ये चीज आपको ध्यान से याद रखना है। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? ऐसे कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं आप? ऐसे कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं सर्कल के अंदर? इनफाइनाइट, ठीक है, कितने? इनफाइनाइट। आपके हाथ रुक जाएंगे लेकिन कॉर्ड बनना बंद नहीं होगा, ठीक है, इनफाइनाइट कॉर्ड आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 9 cm, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रेडियस? इससे पहले देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या है। डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या है? डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या है मैं बताता हूं। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है,
डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस विल गिव यू व्हाट? डायमीटर। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस विल गिव यू व्हाट? डायमीटर। तो अगर मैं यहां पर रेडियस के बारे में बात करूं, मैं आपको हमेशा से पहले भी बताया, जो चीज यहां मल्टीप्लाई हुआ है अगर आपको यहां लाना है तो वो क्या होता है? यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पर लाना है तो क्या होता है? डिवाइड होता है। तो चलो रेडियस को हमने अकेला कर दिया। ओके, अब ये 2 आके किसके साथ रह जाएगा? डायमीटर के साथ। तो डायमीटर के साथ रहेगा तो वो कैसे होके रहेगा? डिवाइड होके रहेगा, क्योंकि यहां पर वो मल्टीप्लाइड था, यहां आया तो वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो ये 2 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। आपको डायमीटर पूछा तो रेडियस का 2 टाइम्स, और अगर आपको रेडियस पूछा तो डायमीटर का हाफ। तो यहां पर क्या दिया गया है? डायमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। तो फिर इसका रेडियस कितना होगा? 9/2। 9/2 कितना होगा? 2 4 जा 8, बचा कितना? 1 को तो आप 2 डिवाइड नहीं कर सकता, तो आपको लगेगा क्या? पॉइंट। तो 1 के सामने लग गया क्या? 0। अब 2 कितना जा? 5 जा। ठीक है, 4.5 cm। अब एक चीज यहां पर और नोटिस करिएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है ओएबी के एग्जाम में। यहां पर 4.5 cm दिया हुआ है। मान लीजिए मैं 18 cm के जगह, ठीक है, 18 cm के जगह मैं फिर से देता हूं 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। तो यहां पर आपको ध्यान लगाना है। देखिए, हड़बड़ी में आप उसको टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर डायमीटर क्या है? सेंटीमीटर में। तो आपका रेडियस भी जो है वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। रेडियस भी कितना किस में आएगा? सेंटीमीटर में, ना कि मीटर में। तो आपको ये यूनिट्स बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है। यूनिट्स के ऊपर भी क्वेश्चन मैंने लाया है, आगे चल के होगा। ठीक है, तो आपको यूनिट्स बार बार जो है याद रखना है, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट, What fraction of its diameter is the radius of a circle? अभी मैंने बताया कि डायमीटर का कितना जो होता है रेडियस होता है। ठीक है, डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू, मैंने बोला 1/2 इंटू आर। 1/2 इंटू आर। r/2 का मतलब क्या? 1/2 इंटू आर। तो क्या फ्रैक्शन है? 1/2। क्या फ्रैक्शन है? 1/2। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? अब What is the line segment joining the center point of a circle and a point on the circle? मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है, ये एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, एक यूनिक पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से मैंने एक लाइन लिया और किसी भी एक पॉइंट में मैंने मिला दिया। वो पॉइंट जो सर्कल में है, वो पॉइंट जो सर्कल में, मान लीजिए किसी के साथ भी मैंने मिला दिया। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं सर्कल में, मान लीजिए, ठीक है, सेंटर से मैं जो भी पॉइंट में मिलाऊं वो सब मेरा क्या होगा? वो सब क्या होगा? सेंटर से सर्कमफेरेंस जो भी मैं लाइन लेके जा रहा हूं, वो लाइन को हम क्या बोलते हैं? हम, ठीक है, क्या बोलते हैं हम? रेडियस। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडियस। जो भी पॉइंट आप सेंटर से लें और सर्कमफेरेंस में टच कराएं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, अ फिगर हैज बोथ साइड होल्डिंग द सेम शेप, व्हाट इज दैट फिगर कॉल्ड? सवाल यहां पर है कि 2 ऐसे फिगर्स हैं, ठीक है, 2 ऐसे फिगर्स हैं, या फिर मान लीजिए एक ही फिगर है। फिगर हैज बोथ साइड होल्डिंग द सेम शेप, ठीक है, यहां पर भी ये भी जो है सेम शेप है और ये भी जो है सेम शेप है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जब अगर हम उसको ऐसे काटते हैं तो ये इसके ऊपर डायरेक्टली क्या होगा? रिलाई करेगा, ठीक है, डायरेक्टली इसके ऊपर आके गिरेगा वो, ठीक है। तो हम उस टाइप में, उस जगह उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक फिगर। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक फिगर। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक फिगर। हमेशा से याद रखिएगा, ठीक है, सिमेट्रिक फिगर। सर आपने सिमेट्रिक फिगर तो बता दिया, हमें यह भी जानना है कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, एसिमेट्रिक फिगर क्या होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं आपको सिमिलर फिगर क्या होते हैं। सिमिलर फिगर, मान लीजिए मैंने एक ऐसे ड्रॉ किया, ये क्या ड्रॉ किया मैंने? ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये मैंने क्या किया?
ट्राइंगल ड्रॉ किया, एक और ऐसे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एक और ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ किया, जैसे मैंने उसका नाम दे दिया DEF, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा ये दोनों जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है क्या वो सिमिलर है, आप बोलोगे जी हाँ सर सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, ट्राइंगल है, दोनों ही ट्राइंगल है। हमें इससे लेना देना नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमें इससे लेना देना नहीं है, साइज में लेना देना नहीं है, शेप से लेना देना नहीं है, बस फिगर अगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे क्या, सिमिलर फिगर। फिगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे क्या, सिमिलर फिगर। अगर अभी बात करूं मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर का, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ABC है, तो एक और मैंने सपोज एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम है क्या, DEF। तो यहां पर ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब इसका साइड इसके साइड के साथ सेम होगा, AC जो है किसके साथ सेम होगा, DF के साथ, और BC जो है EF के साथ सेम होगा। मेरा कहने का मतलब अगर शेप भी पूरा इक्वल रहा, साइज भी पूरा इक्वल रहा, दोनों इक्वल रहा एक दूसरे से, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। सिमिलर फिगर क्या था, बस फिगर को सेम होना था। दो ट्रायंगल लो तो फिर वो सिमिलर बोलोगे, हाँ ट्रायंगल और स्क्वायर लोगे तो वो सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल 3 साइड्स होते हैं, स्क्वायर 4 साइड्स होते हैं। तो दो ट्रायंगल लिए तो सिमिलर है। मान लीजिए दो ट्रायंगल ले रहे हो, दोनों ट्रायंगल के शेप और साइज पूरा इक्वल है, तो वो सिमिलर के साथ साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर के साथ साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से एक लाइन हम जरूर याद किए, क्या है कि ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑल सिमिलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ठीक है, ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट congruent triangles, are not, all similar triangles are not congruent triangle, ठीक है, all similar triangles are not congruent triangle, लेकिन all congruent triangles, ठीक है, all congruent triangles, ठीक है, all congruent triangles are similar triangle, all congruent triangles are similar triangle, ठीक है, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। क्या मतलब है, सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने का दरकार नहीं है, नहीं भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका सिमिलर होना तो जरूरी है, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होना तो जरूरी है। क्लियर? सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, लेकिन सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होते हैं। ओके, फिर रहा बात आपका एसिमेट्रिक फिगर। एसिमेट्रिक फिगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे बना दिया है, अगर मैं उसको काटूं, कैसे भी काटूं, ठीक है, एक मिनट, कैसे भी अगर मैं उसको काटूं तो क्या वो सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक फिगर। लेकिन अगर मैं एक रेक्टेंगल को काटूं, आप ऐसे काटोगे तो सेम में कट रहे हैं कि नहीं, ऐसे अगर आप काटोगे तो इक्वल हाफ में कट रहे हैं कि नहीं, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक फिगर होता है। तो आपको ये चारों फिगर के बारे में पता चला कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, सिमेट्रिक फिगर क्या होते हैं और एसिमेट्रिक फिगर क्या होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव, ठीक है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। तो मान लीजिए मैं एक स्क्वायर पहले ड्रॉ करके बताता हूं आपको, ठीक है, क्या है, एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, सपोज मैंने ये एक स्क्वायर ले लिया, दिख रहा है स्क्वायर जैसा, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैंने ले लिया, ठीक है, तो ये स्क्वायर का मैंने नाम दे दिया, ठीक है, क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया मैंने, सपोज ये स्क्वायर का मैंने नाम दे दिया ABC और D। अगर इसमें मैं देखूं, ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, चलो 20 से मैंने एक काट दिया, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, इक्वल हाफ में तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, हाँ, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, तो चलो ये एक पहला लाइन ऑफ सिमेट्री बना। क्या मैं ऐसे तोड़ूंगा तो ये क्या हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, ये एक दूसरा लाइन है जो पूरे इक्वल हाफ में तोड़ रहे हैं, ठीक है, और बना सकता हूं क्या मैं ऐसे लाइन, बिल्कुल बना सकते हैं सर, ऐसे अगर मैं एक लाइन बनाऊं, फॉर श्योर, सच बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, ठीक है, ये एक जो है
बन सकता है, ठीक है। ये एक ऐसे लाइन जो है बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे भी करना चाहूँ तो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी चाहूँ तो हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी चाहूँ तो हो सकता है। नहीं, एक मिनट, नहीं रुकिए। हाँ, ऐसे भी चाहूँ तो हो सकता है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? हाँ, तो कितने फिगर्स, कितने लाइन बने? पहला ये, ठीक है, ओके। कितना? ये पहला वर्टिकल लाइन, ये दूसरा आपका सिमेट्री लाइन बना, ये तीसरा, ठीक है, और ये चौथा, ठीक है। बन गया ना? हाँ, तो ऐसे टोटल कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? एक, दो, तीन और चार, ठीक है। ऐसे कितने सिमेट्री हैं? चार सिमेट्री लाइन हैं। समझ में आ रहा है? कितने सिमेट्री लाइन है? चार सिमेट्री लाइन है। क्लियर? हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव? सर्कल को हम इक्वल पार्ट में तोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जब हम सर्कल को सिमेट्री लाइन में तोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये सर्कल के इक्वल हाफ में मैं बहुत तरीके से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। कितने तरीके से? बहुत तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा? मेनी, ठीक है। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव? मेनी, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री अ सर्कल हैव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मेनी। इन द वर्ड R2 विच इज नॉट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ARTO सब में देखना पड़ेगा, ए में देखना पड़ेगा, ठीक है, ए में देखना पड़ेगा, ओके, आर में देखना पड़ेगा, टी में देखना पड़ेगा और ओ में देखना पड़ेगा। ओ में तो चलो लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक तो है, वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। टी में भी है, चलो ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, ऐसे करोगे तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। चलो टी को भी इक्वली तोड़ रहे हैं। ए को है, हाँ, ए को भी एक वर्टिकल लाइन है सर, ठीक है, ए को भी एक वर्टिकल लाइन है। चलो ये इक्वल हाफ है और ये जो है इक्वल हाफ है। लेकिन कब मैं आर को अगर मैं ऐसे भी तोड़ूं या ऐसे भी तोड़ूं, क्या आर को मैं इक्वल पार्ट में तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता हूं। तोड़ सकता हूं क्या? नहीं तोड़ सकता हूं। तो आर ही जो है इसके एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या मैं आर को इक्वल पार्ट में तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता हूं, ठीक है। तो आर के लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आर के लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखिए ये कैसा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्लैग हैज सिमेट्री? अरे बाप रे सर, आप हमें अभी कंट्री, सारे फ्लैग्स भी आप रटाना चाहते हो? मैं नहीं रटाना चाहता हूं। क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें ये तो जानना ही पड़ेगा कि ऐसे, हाँ, एक ऐसा कंट्री है जिसके फ्लैग क्या है? सिमेट्रिकल है, ठीक है, जिसके फ्लैग क्या है? सिमेट्रिकल है, ठीक है। अभी आप बोलोगे पहला वाला सिमेट्री है, नहीं, आप उसको कैसे भी काटो सिमेट्री है, नहीं है, क्योंकि ये एक जो है क्या है? सिंबल है। ये सिंबल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये भी होगा क्या सिमेट्री? नहीं होगा। आप ऐसे काटो, ऐसे काटो, ये सिंबल आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इक्वल सिंबल है क्या? नहीं मिलेंगे। तो ये भी सिमेट्री नहीं होगा। सर ये काटो आप, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। ये आप बोलोगे हाँ हो सकता है सर, ये तो सिमेट्री हो सकता है, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला, अरे भाई ये व्हाइट कलर है। आप अगर इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो क्या यहाँ पर व्हाइट आ रहा है? नहीं, यहाँ पर क्या है? रेड है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ठीक है सर, ऐसे नहीं करेंगे हम, ऐसे तो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे तो हम कर सकते हैं, ऐसे तो हम कर सकते हैं, ऐसे अगर हम लोग करें तो हो सकता है क्या? ठीक है, हो सकता है क्या? हाँ, ऐसे करने से हो सकता है, ठीक है, ऐसे करने से हो सकता है। ये अगर इधर आया तो व्हाइट हुआ, ये इधर आया तो ये हुआ, ये इधर आया तो ये हुआ, ठीक है। लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं तो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एक तरीके से करें तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा फ्लैग है जब आप जैसे भी आप उसको सिमेट्री वाइज करो वो सेम आएगा? जैसे भी आप सिमेट्री वाइज करो सेम आएगा। इसमें एक बार तो आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं इसमें आ नहीं रहा है, इसमें एक बार तो जरूर आएगा। आप इस तरीके से सिमेट्री करोगे आएगा, वर्टिकली आप करोगे आएगा। लेकिन आप सिर्फ बांग्लादेश का ऐसा फ्लैग है, ठीक है, बांग्लादेश अभी बहुत पॉपुलर है, ओके। बांग्लादेश में एक ऐसा जो है फ्लैग है, जब आप इस तरीके से भी आप अगर करोगे
तो भी सिमेट्री आएगा, और अगर आप हॉरिजेंटली भी फोल्ड करना चाहते हो या वर्टिकली भी फोल्ड करना चाहते हो तो वो दोनों तरफ से सिमेट्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्लैग हैज सिमेट्री? क्या? बांग्लादेश। ठीक है, क्या होगा? बांग्लादेश। ठीक है, ये वाला भी हो सकता है। ये किसका फ्लैग है आपको पता है? ये किसका है? चाइना का है। ये किसका है? अमेरिका का है। और ये किसका है? रशिया का है। ठीक है, तो रशिया का फ्लैग हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से? एक तरीके से। दो तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर इन H एंड X? ठीक है, H एंड X, तो यहां पर आप देखोगे H का कितना लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? बिल्कुल एक हो सकता है, दो हो सकता है, हाँ बिल्कुल दो हो सकता है। ठीक है, दो भी हो सकता है। क्या तीन हो सकता है? नहीं, तीन नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? क्या? नहीं, तीन नहीं हो सकते, दो ही। H के दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। X के कितने होंगे? ठीक है, X के कितने होंगे? चलो ये एक हो गया वर्टिकली, ये एक हो गया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये एक हो जाएगा। होगा ना होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये एक हो सकता है क्या? ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या? ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या? ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? डायगोनली अगर हम उसको काटें हो सकता है क्या? अगर मैं इसको काटूं हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है क्या? ये अगर मैं काटूं तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो X के भी कितने हैं लाइन ऑफ सिमेट्री? दो। और H के भी कितने हैं लाइन ऑफ सिमेट्री? दो। तो इसका आंसर क्या होगा? दो। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर इन H एंड X? H और X दोनों में कितने हैं? दो दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल फॉर अ स्केलिन ट्रायंगल? अब आपको पता होना चाहिए स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है। क्या होता है स्केलिन ट्रायंगल? ठीक है, क्या होता है स्केलिन ट्रायंगल? स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके ना एंगल सेम होते हैं, एंगल सेम नहीं होते। ठीक है, एंगल सेम नहीं होते हैं, एंगल सेम नहीं होते हैं, एंगल सेम नहीं होते हैं, साइड भी सेम नहीं होते, साइड भी सेम नहीं होते, साइड भी सेम नहीं होते। अगर सेम नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? अरे भाई सेम नहीं होते हैं तो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंगल भी डिफरेंट होते हैं, तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं, और तीनों साइड भी डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए मैंने इस प्रकार से एक एंगल बनाया। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस हिसाब से ऐसे एंगल दे के बनाया। मान लीजिए ये जो है आपका कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? मान लीजिए ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है, ये मान लीजिए कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये मान लीजिए कितना डिग्री है? ठीक है, ये मान लीजिए कितना डिग्री है? ये मान लेते हैं हम 50 डिग्री। ठीक है, ये मान लीजिए सर कितना डिग्री है? ये बोलिए आप कितना डिग्री है? ये मान लीजिए कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। ठीक है, ये मान लीजिए कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। ठीक है, नहीं तो हम इसको 60 मान लेते हैं और इसको 70 मान लेते हैं। तो कुल मिला के 180 डिग्री तो हुआ, लेकिन सब एंगल डिफरेंट है, सब के सब एंगल डिफरेंट है। मान लीजिए ये साइड सर कितना है? चलो ये साइड 12 cm है, ये साइड 12 cm। ये कितना साइड है सर? ये बताइए मुझे, ये कितना है? 14 cm है, मान लीजिए 14 cm। ठीक है, और ये कितने हैं आप बताइए सर? ये कितने हैं? चलो 6 cm। तो आपके साइड भी डिफरेंट है, एंगल भी डिफरेंट है, तो उसमें कोई भी सिमेट्रिक हो सकता है क्या? आप कोई सा भी लाइन लीजिए, वर्टिकल लाइन लीजिए या हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, आप सिमेट्री बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। आप सिमेट्री बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो क्या इसके लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कभी भी आप सिमेट्रिकल लाइन नहीं बना सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश लेटर इज विदाउट सिमेट्री? ठीक है, ए का तो अभी अभी हमने देखा है। ठीक है, एक्स का भी है, बी का भी अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली करें तो होगा, लेकिन एन का होगा क्या? नहीं होगा। एन ही एक ऐसा अल्फाबेट है जिसका सिमेट्री नहीं है, जिसका सिमेट्री नहीं है, तो एन ही होगा इसका आंसर। क्या होगा? एन। एन का एक भी सिमेट्रिकल लाइन है क्या? एन को आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तोड़ पाओगे क्या? इक्वल हाफ में तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, तो एन ही इसका आंसर है। हाउ मेनी सिमेट्रिक लेटर्स आर इन द वर्ड वुमेन? ठीक है, कहीं भी देखें वुमेन आ ही जाते हैं। ठीक है, यहां पर भी देखो वुमेन आ गए,
हाँ, तो WOMAN सबको देखेंगे। इसमें आप देखो कि कितने के सिमेट्रिकल लाइन बन सकते हैं। W के बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, वर्टिकली तोड़े तो बन सकते हैं। O को आप जैसे भी तोड़ो बन सकते हैं। चलो एक तो मैंने बता दिया, ठीक है, O के हो सकते हैं। M के हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, M को भी अगर हम वर्टिकली तोड़ें तो बन सकते हैं। A को हमें क्या करना पड़ेगा? उसको भी वर्टिकली तोड़ेंगे तो हम A को भी सिमेट्री करवा सकते हैं। लेकिन n को आप जैसे भी तोड़ना चाहो, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे भी तोड़ना चाहो, तो n के नहीं होंगे, a के होंगे, m के होंगे, o के होंगे और w के होंगे। तो ऐसे कितने लेटर्स के हुए? 4 ऐसे लेटर्स के सिमेट्रिकल लाइन हमें मिले, लेकिन एक के नहीं मिले, एक के नहीं मिले। तो 4 के मिले, तो आंसर क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। ठीक है, क्या होगा? 4। नेक्स्ट, Manju walked 3 times around a rectangular field 35 meter long and 20 meter wide. मान लीजिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, ठीक है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। मान लीजिए ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। मान लीजिए एक और काम आएगा मुझे, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? स्क्वायर है। मान लीजिए ये क्या है? स्क्वायर है। पहला फिगर क्या है? रेक्टेंगल, और दूसरा स्क्वायर। क्यों बनाया मैंने? 2 फिगर आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। क्या है देखिए, मंजू वॉक्ड 3 टाइम्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। मंजू का जो है रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, मंजू का क्या है? मंजू का क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड है मंजू का। और उसी की एक दोस्त जिसका नाम है क्या? मीनू। मीनू के लिए क्या है? स्क्वायर फील्ड। मीनू के लिए स्क्वायर फील्ड है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का बोला गया है 35 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। ये कितना है? 35 मीटर है। कितना है? 35 मीटर। और ये कितना है? 20 मीटर। ये कितना है? 20 मीटर, ठीक है। ये कितना है? वाइड कितना है? 20 मीटर। तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया। एंड मीनू वॉक्ड 4 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 30 मीटर। अगर ये 30 है तो हमें तो पता ही है कि स्क्वायर में सभी जो है मिलके कितने होते हैं? 30 मीटर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 30 मीटर। अब ये दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, स्क्वायर फील्ड के घूम रहे हैं, मतलब चारों तरफ घूमेंगे। अगर चारों तरफ घूमेंगे तो हम क्या फाइंड करना चाहेंगे? ठीक है, चारों तरफ घूम रहे हैं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? चारों तरफ घूम रहे हैं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए। पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? ठीक है, 4 इंटू साइड। क्या है? 4 इंटू साइड। क्या है? 4 इंटू साइड। तो अगर मैं वही रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोल लूं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ। 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां पर जनरली क्या है? यहां पर L जो है क्या है? 35 मीटर। L क्या है? 35 मीटर। और ब्रेथ कितना है? 20 मीटर। तो 2 इंटू एल की जगह डालोगे 35 प्लस बी की जगह डालोगे कितना? 20। तो 2 इंटू 35 प्लस 20, 35 प्लस 20 कितना? 55। ठीक है, 35 प्लस 20 कितना? 55। और 55 इंटू 2 करोगे, 55 इंटू 2, 50 इंटू 2 कर लीजिएगा, 50 इंटू 2 100, 5 इंटू 2 कर लीजिएगा 10, और दोनों को प्लस कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 110 मीटर। कितना हो जाएगा? 110 मीटर। और यहां पर अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है, क्या है? 4 इंटू साइड। साइड कितना है? एक साइड कितना है? 30 मीटर। तो 4 इंटू 30, 4 इंटू 30, 4 इंटू 30, 30 4 जा 3 4 जा 12, एक जीरो लगा दीजिए। कितना हो गया? 120 मीटर। 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 120 मीटर। 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 120 मीटर। तो अब ये जो मंजू है वो रेक्टेंगल के कितने बार जो है घूम रही है? रेक्टेंगल के चारों तरफ कितने बार घूम रही है? एक बार घूमने से 110 मीटर। वो कितने बार घूम रही है? 3 बार घूम रही है। कितने बार घूम रही है? 3 बार। तो अगर एक बार में 110, तो 3 बार में
एक बार में 110, तो 3 बार में 110 इंटू 3, 110 इंटू 3 कितना होगा? 110 इंटू 3 330, ठीक है। 110 इंटू 3 कितना होगा? 330। और मीनू जो है वो स्क्वायर फील्ड के कितना बार घूम रही है? स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ कितना बार घूम रही है? 4 बार। एक बार घूमने से कितना लग रहा है? 120 मीटर, 120 मीटर। तो 4 बार घूम रही है। कौन घूम रही है 4 बार? 4 बार कौन घूम रही है? मीनू। तो 120 इंटू 4, 120 इंटू 4 कितना? 480। 120 इंटू 4 कितना? 480 मीटर, ठीक है। ये किसके बारे में मैंने बताया? 4 बार कौन? मीनू, ठीक है। कितना? 4 बार मीनू। और 3 बार कौन घूम रही है? मंजू। कौन घूम रही है? मंजू, ठीक है। 3 बार मंजू घूम रही है, 4 बार मीनू घूम रही है। तो यहां पर सवाल ये आया कि हु वर्कड हाउ मच लेस, कौन जो है कम चला है? कौन चला है? सबसे कम कौन चला है? मंजू चली है। मंजू तो 330 मीटर ही चली, 330 मीटर, जबकि मीनू ने ज्यादा एक्सरसाइज किया, ज्यादा जो है मॉर्निंग वॉक किया है। कितना? 480 मीटर। तो कौन कम है? मंजू। लेकिन कितना कम है? कितना कम है? माइनस करेंगे, कितना कम है? 480 माइनस 330, 480 माइनस 330, 480 माइनस 330, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5, 4 माइनस 3 1। कितना कम? 150 मीटर, ठीक है। देखिए यहां पर सवाल ध्यान से पढ़िएगा, 150 मीटर 150 मीटर दोनों तरफ है, लेकिन कौन कम चला? मंजू कम चला। यहां पर देखिए ऑप्शन में मीनू भी दिया हुआ है। कंफ्यूजन हमेशा से रहता है, तो ये मत करिएगा गलती से भी। इसका आंसर क्या होगा? मंजू होगा, ठीक है। मंजू जो है 150 मीटर कम चली, मीनू तो ज्यादा चली है। मीनू तो जो है 480 मीटर चली है, ठीक है। वो तो 150 मीटर ज्यादा चली है। कम कौन चला है सवाल में पूछ रहा है, तो कम कौन चला है? मंजू चला है, मंजू चली है। कितना? 150 मीटर कम चली है। नेक्स्ट, अ फार्मर स्पेंट 1200 rupees at the rate of rupees 12 per meter to wrap wire around his square field। तो यहां पर भी एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। यहां पर भी जो है एक स्क्वायर फील्ड है, और ये स्क्वायर फील्ड में वो क्या कर रहा है? वायर जो है ऐसे लगा रहा है, ठीक है। वायर जो है ऐसे लगा रहा है, ठीक है। इस तरीके से वायर लगा रहा है वो। तो वो हर एक मीटर कितना रुपए में है? 12 रुपीज, ठीक है। हर एक मीटर का कितना कॉस्ट है? 12 रुपीज। और वो जो है कितना रुपीज स्पेंड कर रहा है? कितना रुपीज स्पेंड कर रहा है? 1200 रुपीज स्पेंड कर रहा है। कितना रुपीज? 1200। तो अगर एक मीटर का कितना रुपए है? एक मीटर का कितना रुपए है? 12 मीटर। तो 1200 रुपए में हमें कितना जो है मिल जाएगा? देखिए एक मीटर में 12, तो 1200 रुपए में कितना? 100 मीटर मिलेगा, 100 मीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, क्योंकि 12 में क्या ऐड हो गया? 2 जीरो। तो यहाँ पर 1 में भी आप क्या ऐड कर दो? 2 जीरो। 100 मीटर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ। तो अब ये 100 मीटर लगाना है, हमें स्क्वायर मीटर मानना है, ठीक है। हमें क्या बोला गया है? स्क्वायर फील्ड बोला है। हम टोटल हमारे पास वायर कितना है? अभी वायर हमारे पास कितना है? 100 मीटर है। और हमें पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो हर एक साइड में कितने वायर लगने वाले हैं? हर एक साइड में कितने वायर लगने वाले हैं? पेरीमीटर लोगे तो 4s इज इक्वल टू कितना? 100। तो s इज इक्वल टू कितना? 100/4 कितना होगा? 100/4 कितना होगा? 25 मीटर। 100/4 कितना होगा? 25 मीटर, ठीक है। 100/4 कितना होगा? 25 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? यही वो बोल रहा है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हिज लैंड। और लैंड तो स्क्वायर शेप का है, तो मान लीजिए 100 मीटर के वायर हैं। कितने मीटर के? 100 मीटर के। तो हर एक साइड कितना होना चाहिए? 25 मीटर का होना चाहिए। ये 25, ये 25, ये 25 और ये भी 25, तभी तो बनेगा, है कि नहीं? तभी तो बनेगा। तो वो चीज आपको ध्यान देना है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल इट्स विड्थ। यहां पर क्या बोला है? जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो डबल है किसके? विड्थ से। हमें दोनों ही नहीं दिया है, तो हम विड्थ को क्या मान लेंगे? x। विड्थ को हम क्या मान लेंगे? x। तो लेंथ उसका डबल है, मतलब x का डबल क्या होगा? 2x होगा। x का डबल क्या होगा?
2x होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या बोला है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल इट्स विथ। विथ से डबल है, ठीक है। विथ ब्रेथ जो भी बोलो सेम है, ठीक है। विथ से डबल है। क्या डबल है? लेंथ डबल है। तो मान लो विथ भी हमें नहीं दिया है, तो विथ को हम क्या ले लेंगे? x। तो x का डबल है क्या? लेंथ। x का डबल मतलब 2x। x का डबल मतलब 2x, तो 2x हो, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? 48 मीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है 48 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ बी मतलब डब्ल्यू, विथ है कि नहीं? पता है कि नहीं? हाँ, तो पेरीमीटर दे दिया। कितना दे दिया? 48 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमें पता है। लेंथ कितना लिया हमने? 2x। विथ हमने कितना लिया? x लिया। विथ हमने कितना लिया? x लिया। 2x प्लस x कितना? 2x प्लस x कितना? 3x। 2x प्लस x कितना? 3x। जोड़ोगे, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल जोड़ते हो वैसे जोड़ोगे, ठीक है। 2x प्लस x कितना? 3x, ठीक है। 3x इंटू 2 कैसे? जैसे आप इंटू करते हो ना वैसे ही करोगे। 3 इंटू 2 कितना? 6। 3 इंटू 2 कितना? 6, और फिर एक x लगा दीजिएगा। 6x इज इक्वल टू 48, ठीक है, या 48 इज इक्वल टू 6x। फिर मैंने आपको बोला है x को अकेला करोगे, यहां मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पर आने से क्या हो जाता है? वो चीज, जो चीज यहां मल्टीप्लाइड है, यहां आने से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो 48/6, 48/6। यहां जो मल्टीप्लाई है, यहां आने से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो 48/6। 6 कितना जा? 6 कितना जा? 48। 6 कितना जा? 6 जा। तो x को हमने क्या लिया था? विथ लिया था। x को हमने जो है, किसको x लिया था? विथ को लिया था। विथ को ही तो हमने x लिया था, तो x हमें मिल गया 6। मतलब विथ ही जो है वो क्या है? विथ ही जो है क्या है? 6 cm। तो हमें क्या पूछा गया? विथ ही पूछा गया। तो विथ क्या है? 6 cm। लेकिन अगर यहां पर एक सवाल आ जाए, क्या सवाल आए? विथ के जगह आपको लेंथ पूछ दे। आपने ये सब कुछ किया है, आपका आंसर भी आया है 6 cm। आप ऑप्शन में भी 6 cm देखोगे, आपको लग रहा है कि हाँ 6 cm है, तो आप इसको टिक कर दोगे, ठीक है। आप उसको क्या करोगे? टिक कर दोगे, ठीक है। इसको आप टिक कर दोगे। लेकिन क्या, सॉरी 6, गलती हो गया। 6 कितना जा? 8 जाओगा, सॉरी, ठीक है। 6 8 जा, मैं सोच रहा हूं नीचे 8 है, ठीक है। 6 8 जा 48, ठीक है। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। तो ठीक है, विथ हमारा 8 cm निकला। विथ हमारा 8 cm निकला। अगर यहां पर विथ के जगह हमें पूछ देता लेंथ, तो बच्चे लोग क्या करते? सब चीज सॉल्व करते अच्छे से, ठीक है। सब चीज सॉल्व करते, आपका 8 cm भी आ जाता। ऑप्शन में 8 cm भी होगा, आप बहुत खुश होकर 8 cm को टिक कर दोगे। लेकिन आपको विथ नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है? लेंथ। आपको यहां पर फिर ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि आपको क्या पूछा है, ठीक है। विथ पूछा है तो x है, अगर लेंथ पूछेगा तो फिर क्या है? 2x है। तो विथ जो आपका आया है वो क्या है? x है, ना कि 2x। तो x मान लो 8 है, तो 2x क्या होगा? 8 का डबल। 8 का डबल कितना है? 16। 8 का डबल कितना है? 16, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 होगा कि नहीं? अगर आपको क्या पूछेगा? लेंथ। मैंने तो यहां पर आपको क्या पूछा है? विथ। तो विथ पूछूंगा तो 8 ही होगा, क्योंकि विथ को मैंने क्या लिया है? x। तो इसका आंसर होगा देखिए 8, लेकिन 16 भी दिया हुआ है। समझ रहे हो क्या हुआ? हाँ, तो अगर विथ के जगह लेंथ पूछा तो आपको आंसर क्या देना है? 2x। क्या देना है आंसर? 2x। और 2 इंटू 8 16, अगर लेंथ पूछा तो। क्लियर? ये चीज ध्यान से। फिर से एक और ऐसा ही सवाल है, ये तुरंत करेंगे हम, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल इट्स विड्थ। मान लीजिए w को मैंने क्या लिया था? x लिया था, तो लेंथ डबल है, मतलब l क्या होगा? 2x, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 30 मीटर। यहां पर पेरीमीटर को बस बदल दिया है। p जो है मेरा क्या है? 30 मीटर है। p जो है मेरा क्या है? 30 मीटर है। तो p का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, एल प्लस बी, ठीक है। तो p यहाँ पर 30 मीटर है, तो 30 इज इक्वल टू 2 इंटू एल की जगह हमने क्या लेना है? 2x लेना है। w की जगह हमें क्या लेना है? x लेना है। 2x प्लस x कितना होगा? 2x प्लस x कितना होगा? 3x। सेम 3x इंटू 2 कितना होगा? 6x। 6x इज इक्वल टू कितना? 30। तो x इज इक्वल टू कितना? 30/6। 30/6 कितना? 30/6 कितना? 30/6 कितना? 5। 30/6 कितना? 5। तो आपको क्या पूछा गया है?
विथ ही पूछा गया है, ठीक है, विथ ही पूछा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं और कंफ्यूज देने के लिए 5 मीटर दे दूं, 8 मीटर दे दूं, 5 मीटर दे दूं, 12 मीटर दे दूं, और ये 18 की जगह, ठीक है, 18 की जगह मैं 5 सेंटीमीटर दे दूं। कंफ्यूज कर सकता है सवाल, कंफ्यूजन जरूर रहेगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये क्या है, मीटर है तो आपका आंसर भी मीटर में आएगा। 5 सेंटीमीटर होगा, इसको टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है अपना इनोसेंस दिखाया, आपने पूरा सॉल्व किया, और फिर अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया तो चला जाएगा मार्क। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो यूनिट्स पे गलती मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? सबसे इजी सवाल, ये पीडीएफ में सबसे इजी सवाल मुझे यही लग रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ मतलब विड्थ ही, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। यहां पर भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत टिक कर दीजिएगा गलती से, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है? पेरीमीटर का, ठीक है। एरिया का क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। नेक्स्ट, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर पूछता तो वो हमारे लिए बहुत इजी होता, आप डायरेक्ट बोल देते नहीं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है सर, ठीक है। लेकिन यहां पर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर नहीं पूछ रहा है, यहां पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये भी तो 100 होगा, ये भी क्या बात है? नहीं, 100 नहीं होगा। यहां मीटर को हम कितना बार इंटू कर रहे हैं, मीटर को हम कितना बार जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 बार। मीटर स्क्वायर है ना, पावर है ना, पावर मतलब क्या? जैसे 2 टू दी पावर 2 होता है तो आप क्या करते हो? 2 इंटू 2 करते हो। 2 टू दी पावर 3 होता है तो आप क्या करते हो? 2 इंटू 3 करते हो क्या? बहुत लोग करते हैं 2 इंटू 3, नहीं, 2 टू दी पावर 3 मतलब 2 को आपको कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 8, ठीक है, इसका आंसर आएगा 4। वैसे यहां पर मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर को कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। तो यहां पर सेंटीमीटर को भी कितना बार मल्टीप्लाई करोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के समान होते हैं? 100। तो ऐसे 2 मीटर है तो हमें 2 बार जो है क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, एक और मीटर वो भी क्या होगा? 100 सेंटीमीटर के समान होगा। तो हमने यहाँ पर मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हम 100 को भी कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या होगा? 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 कितना? 100 इंटू 100 कितना? 10,000। 100 इंटू 100 कितना? 10,000। तो इसका आंसर क्या होगा? 10,000, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपको, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब। ये मुझे फॉर श्योर सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब, जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, a square has an area of 900 square meter, then what is its perimeter? ठीक है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड स्क्वायर बोला जाता है, साइड इंटू साइड। तो हमें एरिया दे दिया है क्वेश्चन में, कितना? 900। कितना? 900, ठीक है। तो अगर साइड इंटू साइड 900 है तो s इज इक्वल टू क्या होता है? यहां आने से ये क्या हो जाता है? रूट ओवर ऑफ 900। ये क्या सिंबल है? ये किसका सिंबल है? स्क्वायर रूट का। किसका सिंबल है? स्क्वायर रूट का, ठीक है, स्क्वायर रूट। किसका सिंबल है? स्क्वायर रूट। तो 900 का स्क्वायर रूट, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा? ऐसा 30 है। 30 इंटू 30 क्या होगा? 900। स्क्वायर रूट का मतलब वही होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? वही होता है। स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है। जैसे 2 का स्क्वायर आप बोले तो 4 होता है सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट तो आप क्या बोलोगे? 2 बोलोगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 बोलोगे। मान लीजिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है सर। 3 इंटू 3 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है क्या होगा? 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा?
3। वैसे 30 इंटू 30 सर 900 होता है, तो 30 का स्क्वायर जो है 900 होता है, लेकिन 900 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा सर 30 होगा। 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा 30 होगा। तो यहाँ पर s आपका पता चल गया। s कितना है आपका 30। आपको साइड नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है पेरीमीटर पूछा है, और कुछ आपको करना पड़ेगा, क्या पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4s। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4s, ठीक है। तो मतलब 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 कितना, 4 इंटू 30 कितना, सॉरी 4 इंटू 30 कितना 120, 4 इंटू 30 कितना 120, सॉरी मीटर में है तो मीटर होगा 120 मीटर, ठीक है। कितना होगा 120 मीटर। समझ में आ रहा है आपको पेरीमीटर कितना होगा 120 मीटर। नेक्स्ट, a square has an area of 225 square meter, what is its perimeter in meter। सेम सवाल है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर दे दिया है 225। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है एच स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 225, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 225। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर ऑफ 225, रूट ओवर ऑफ 225। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करने से 225 आएगा 15 है सर, ठीक है 15 है। 15 एक ऐसा नंबर है जो 15 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा 225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होगा 15 मीटर। यहां से साइड आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या बोला है निकालने के लिए पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू एस। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू एस, मतलब 4 इंटू 15 मीटर। 4 इंटू 15 मीटर कितना आएगा, 4 इंटू 15 मीटर कितना आएगा 60 मीटर, ठीक है। 4 इंटू 15 मीटर कितना आएगा 60 मीटर। तो पेरीमीटर जो है आपका क्या होगा 60 मीटर होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एरिया एंड पेरीमीटर के ऊपर है। क्या बोल रहा है देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डबल इट्स विड्थ, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको क्या बोला है एरिया निकालने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा इसमें। यहां पर क्या देखिए, पहले तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाइए, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड सपोज मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है। ये जो है आपका एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। क्या है वो रेक्टेंगल, क्या बोल रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डबल इट्स विड्थ। ये होता है विड्थ, हमें पता है, ठीक है। ये क्या होता है विड्थ, और ये क्या होता है लेंथ। यहां पर लेंथ जो है डबल है बोल रहा है किससे विड्थ से। तो यहां पर क्या लोगे, पहला तो लेट दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लेट दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, लेट दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। अगर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x है तो लेंथ उसका डबल है बोल रहा है, तो लेंथ को क्या लेना पड़ेगा, लेंथ को क्या लेना पड़ेगा 2x लेना पड़ेगा। अगर विड्थ को आपने x लिया तो लेंथ को आपको क्या लेना पड़ेगा 2x। पेरीमीटर आपको दे दिया है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए आप। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर दे दिया आपको, पेरीमीटर कितना है 24 मीटर बोल रहे हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। फॉर्मूला डालोगे, एल को आपको क्या लेना है 2x लेना है, और बी को ब्रेथ आपको दिया हुआ है x, ब्रेथ आपको दिया हुआ है x। तो 2x प्लस x 3x, 3x इंटू 2, 3x इंटू 2 क्या होगा 6x, 6x इज इक्वल टू 24, 6x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ आने से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ आने से क्या होता है डिवाइड होता है। तो 24/6 कितना, 24/6 कितना, 24/6 कितना 5 मीटर, सॉरी 4, ठीक है 4 मीटर। कितना होगा 4 मीटर। तो x आपका क्या निकला 4, मतलब आपको विड्थ पता चल गया। विड्थ कितना है 4 मीटर, विड्थ पता चल गया आपको कितना है 4 मीटर। तो आपको फिर लेंथ निकालना है। लेंथ क्या होता है 2x। अगर x आपका 4 है तो लेंथ क्या होगा, लेंथ आपका क्या होगा, लेंथ आपका क्या होगा 2 इंटू 4, ठीक है। लेंथ आपका क्या होगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना 8 मीटर। लेंथ आपका कितना होगा 2 इंटू 4। सब्स्टिट्यूट करना है आपको, इस पे जो है डालना है। 2 इंटू 4 कितना होगा 8 मीटर। तो आपको लेंथ पता चल गया, विड्थ पता चल गया। अब आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या है,
एरिया का क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका अभी निकला, लेंथ कितना निकला, 8 मीटर निकला, ठीक है 8 मीटर। ब्रेथ आपका x पता ही है कितना, 4 मीटर, ठीक है। तो 8 इंटू 4 कितना, 8 इंटू 4 कितना, 32। और यहां पर एक चीज और नोटिस करना, मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या होगा, 32 स्क्वायर मीटर, 32 स्क्वायर मीटर। अगर 32 मीटर होगा तो गलत होगा, 32 स्क्वायर मीटर। आप हमेशा से याद रखिएगा, लेंथ का जो है यूनिट मीटर होता है, ब्रेथ का भी यूनिट जो है मीटर होता है। लेकिन जब आपको एरिया निकालने के लिए बोलता है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोले, अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोले तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी होता है। तो वो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब क्या होगा इसका यूनिट, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है, मीटर क्यूब होता है, या फिर लीटर होता है। क्या होता है, लीटर होता है। मीटर क्यूब होता है या फिर लीटर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। कैसे जो है हमें प्रोनाउंस करना है वो आपको ध्यान देना है। समझ में आया ये क्वेश्चन, हाँ। तो इसका एरिया कितना होगा, 32 स्क्वायर मीटर, क्लियर। अच्छा, तो यहां पर हमारे मैथ्स के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, ये पहला पार्ट खत्म हुआ है। आप लोग 1.5 घंटे से मेरे साथ हैं, 1.5 घंटे से भी ज्यादा जो है मेरे साथ हैं, ठीक है। तो इसीलिए और भी क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है, ठीक है, ये मैं अपलोड कर दूंगा आपको, और आप ये पहले पार्ट को खत्म करने के बाद फिर दूसरे पार्ट पे आइएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम इसी प्रकार जो है सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये पहला पार्ट है, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, अच्छे से पढ़िए, और जो है सेकंड लेक्चर का वेट करिए, क्लियर। थैंक यू सो मच।